अध्याय 21 हार्मनी। यान परिवार में पुरुषों और महिलाओं को उनके जन्म के क्रम के अनुसार अलग अलग स्थान दिया गया था। पोते पोतियों में से यान वेंशियू सबसे बड़े, स्वाभाविक रूप से बुद्धिमान और त्वरित समझदार, जेड की तरह सुंदर थे। अभी केवल 14 वर्ष की आयु में ही उन्हें विद्वान की उपाधि मिल चुकी थी। यान झिगाओ और मैडम ली को उससे बहुत उम्मीदें थीं। पंक्ति में दूसरे नंबर पर यान वेंजी अब 13.5 साल का था। उसे यान जियुआन और सन परिवार से अच्छी शक्ल विरासत में मिली थी। वह काफी प्रभावशाली था, विद्वत्तापूर्ण गतिविधियों में औसत, बातचीत में अच्छा और कुछ हद तक चतुर था। तीसरी रैंकिंग वाला यान वेंताओ अब 13 साल का था। उसकी घनी भौहें और बड़ी आंखें थीं। वह लंबा और मजबूत था। ग्रामीण इलाकों में पले बढ़े, उन्हें खेतों से स्वाभाविक लगाव था। वे पढ़ना जानते थे, लेकिन साहित्य और कविता में पारंगत नहीं थे। यान वेनकाई पंक्ति में चौथे स्थान पर थे। अब 12 साल के थे, सीधा और उत्साही, सुंदर और लंबा, पढ़ने का शौक नहीं था, थोड़ा बेचैन थे। पांचवें यान विनबिन अब 8 साल का था। जुड़वां के रूप में वह कुछ हद तक कमजोर, नाजुक विशेषताओं वाला, उज्ज्वल और चतुर था। यान वेन हुई छठा, अब 6 साल का था, बाघ के सिर वाला और बाघ जैसा दिमाग वाला, जीवंत और आकर्षक। पोतियों में यान यी, जिसको दाओ हुआ भी कहा जाता एच, अब 9 साल डॉट की थी, ब्यूटीफुल एलिगेंट और 100 में डॉट। दूसरी यान यी हुआ जो 8.5 साल की थी, सुंदर ग्रेसफुल थी। तीसरी यान यी शुआंग अब 8 साल की थी, दिखने में नाजुक, सीखने में तेज और उत्सुक। कविता और साहित्य में उसकी प्रतिभा ने उसे यान जिगाओ का प्रिय बना दिया। कतार में चौथी यान येल अब 7 साल की थी, स्पष्टवादी और हंसमुख थी। दाओ हुआ ने एक पल के लिए अपने भाई बहनों को देखा, फिर उठकर उनका स्वागत करने के लिए आगे बढ़ी। बड़े भाई, बड़ी बहन। दाओ हुआ ने सबसे पहले यान वेंशियू को प्रणाम किया, जो खड़े हुए और शिष्टाचार के साथ जवाब दिया। यान वेंशियू ने अपनी छोटी बहन की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, पिता और माँ दादी और आपके आगमन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब आखिरकार हमारा परिवार फिर से एकजुट हो गया है। यदि आपको भविष्य में कोई परेशानी आती है, तो बेझिझक अपने बड़े भाई के पास आए। उसके मन में अपनी बहन के लिए एक नरम स्थान था, जो ग्रामीण इलाकों में पली बड़ी थी। दाओ हुआ ने अपनी आंखें झपकाई और चंचलता से मुस्कुराई। क्या मैं केवल बड़े भाई के पास तभी आ सकता हूँ जब कोई परेशानी हो? यान वेंशियू अपनी बहन की आकर्षक बड़ी आंखों से चकाचौंध हो गया। मुस्कुराने से पहले कुछ सेकंड के लिए आश्चर्यचकित हो गया। आप कभी भी मेरे पास आ सकते हैं। दाओ हुआ ने गंभीरता से सिर हिलाया। बड़े भाई, आपने यह स्वयं कहा है। भविष्य में मुझसे नाराज मत होना। यान वेंशियू मुस्कुराए और सिर हिलाया। यान परिवार के सबसे बड़े पोते के रूप में वह हमेशा उदारवादी और जिम्मेदार थे। अपने छोटे भाइयों और बहनों के लिए एक आदर्श थे। अपनी भावनाओं को दिखाने के लिए प्रवृत्त नहीं थे, लेकिन वह अपनी प्यारी बहन को इतने प्यार से बोलते हुए देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। फिर दाओ हुआ ने यान वेंजी की ओर रुख किया। दूसरा भाई। औपचारिकताओं का आदान प्रदान करने के बाद यान वेंजी ने हंसते हुए कहा, बड़ी बहन के आगमन के साथ हमारा घर और अधिक जीवंत हो गया है। दाओ हुआ ने सिर हिलाया, फिर यान वेंताओ की ओर चली। यान वेंताओ से बहुत परिचित होने के कारण दोनों ने बस एक दूसरे का अभिवादन किया, मुस्कुराए और औपचारिक बारीकियों को छोड़ दिया। छोटा भाई। दाओ हुआ यान वेंकाई के पास पहुंची, जिसने अभी तक उसका अभिवादन भी नहीं किया था। तभी उसने मुस्कुराते हुए शरारती हाथ बढ़ाया और दाओ हुआ के कुछ मोटे गालों पर चुटकी काट ली। आखिरकार उन्हें चुटकी काटने को मिला। उसकी बड़ी बहन के आने के बाद से वह ऐसा करना चाहता था। बड़ी बहन का चेहरा बहुत नरम और चिकना था। अब आखिरकार उसे एक बहन मिल गई जिसके चेहरे पर वह चुटकी काट सकता था, उन दोस्तों के सामने जो अपनी बहनों के बारे में शेखी बघारते थे। स्मैक। यान वेंगसियू के हाथ में लगे पंखे के हैंडल ने वेंकाई के शैतान के पंजे पर थप्पड़ मारा और उसने सख्ती से कहा, आप उसके भाई हैं, अपने व्यवहार पर ध्यान दे। यान वेंकाई ने चिल्लाया और बुदबुदाया, इसमें गंभीरता की क्या बात है? मैं तो बस खुश हूँ। और फिर उसके चेहरे पर एक हर्षित मुस्कान आ गई जब उसने लापरवाही से दाओ हुआ का हाथ पकड़ लिया। जैसा कि मेरी बहन से उम्मीद थी, वह वास्तव में सुंदर है। जैसे ही ये शब्द बोले गए, यान वेंजी ने कहा, चौथे भाई, आप जो कह रहे हैं वह सही नहीं है। क्या यहाँ सभी लड़कियां आपकी बहनें नहीं हैं? यह रेशम का फूल विशेष रूप से आपके लिए लाया है। और बिना किसी देरी के उसने इसे दाओ हुआ के हाथ में रख दिया। उसके हाथ में मुड़े हुए रेशम के फूल को देखकर दाओ हुआ हंसी और आंसुओं के बीच फंस गई। फिर भी उसे अपने दिल में एक गर्मजोशी महसूस हुई। यह कैसा है? क्या आपको यह पसंद है? यान वेंकाई ने उत्सुकता से पूछा। दाओ हुआ ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, मुझे यह पसंद है। धन्यवाद छोटे भाई,
उसने जिस तरह से उसे संबोधित किया, उससे पूरी तरह संतुष्ट नहीं होने पर यान वेंकाई ने तुरंत उसे सुधारा। आपको मुझे चौथा भाई कहना चाहिए। क्या आपने उन्हें सिर्फ बड़ा भाई, दूसरा भाई और तीसरा भाई नहीं कहा? जब यह टॉम हो जाता है, तो यह छोटा भाई क्यों बन जाता है? उसकी गंभीर अभिव्यक्ति को देखकर दाओ हुआ ने इधर उधर नहीं किया और आज्ञाकारी रूप से अपना सिर हिलाया। कितनी अच्छी लड़की है। इसके साथ ही उसने दाओ हुआ के गाल पर फिर से चुटकी काट ली। इसके जवाब में दाओ हुआ का चेहरा काली रेखाओं से भर गया। हालांकि उसे ऐसी निकटता पसंद नहीं थी। अपने 4 बड़े भाइयों का अभिवादन करने के बाद दाओ हुआ स्वाभाविक रूप से घूमी और ओल्ड मैडम यान के पास लौट आई। अपने से बड़े लोगों के लिए उसने उनका स्वागत करने की पहल की, लेकिन जो लोग उससे छोटे थे उनके लिए अभिवादन करने की पहल करने की बारी उनकी थी। यह एक नियम था कि उसने आने से पहले कबीले में अपने दादा चाचा से इसके बारे में पूछ लिया था। असल में वह वास्तव में इस पर केंद्रित नहीं थी, लेकिन उसने प्राचीन काल के बच्चों को कम आंकने की हिम्मत नहीं की, खासकर उन लोगों को जो बड़े घरों में पले बड़े थे, जिनकी योजना को वह मात नहीं दे सकती थी। अगर उसने उनके करीब आने की पहल की, तो सतही तौर पर वे कह सकते हैं कि वह दयालु थी, लेकिन निजी तौर पर वे सोचेंगे कि वह नियमों को नहीं समझती थी, कि उसे धमकाना आसान था। भविष्य में परेशानी से बचने के लिए हर किसी के लिए अपनी पहली बैठक में नियमों का पालन करना बेहतर था। जब कमरे में मौजूद अन्य लोगों ने दाओ हुआ को बुढ़िया के बगल में बैठे देखा, तो उन्होंने छोटे भाई बहनों को जानने के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके भाव कुछ अलग थे। मैडम सन की आंखें मुस्कुराती हुई घूम गईं और बोला, दाओ हुआ, तुम्हें अभी भी अपने छोटे भाइयों और बहनों से मिलना है। बूढ़ी मैडम यान पर झुकते हुए दाओ हुआ मैडम सुन की ओर मुस्कुराई। दूसरी चाची ऋषि ने कहा है, भाई बहनों के बीच वरिष्ठता का एक आदेश है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने छोटे भाइयों और बहनों से नहीं मिली हूँ, बल्कि वे मुझे बधाई देने नहीं आए हैं। क्या क्या यह हमारे परिवार का नियम नहीं है? यह कहने के बाद उसने यान जिगाओ और मैडम ली की ओर पुष्टि की दृष्टि से देखा। दोनों अपनी सबसे बड़ी बेटी की बातों से आश्चर्यचकित रह गए, क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। यान परिवार के नियम केवल यान जिगाओ के नेतृत्व में स्थापित किए गए थे, और हालांकि वे सामान्य परिवारों की तुलना में अधिक संख्या में थे, वे कुछ हद तक अव्यवस्थित थे। कई पहलुओं को वास्तव में व्यवहार में लागू नहीं किया गया था। अन्यथा आंटी लिंग का भाई हर दूसरे दिन काउंटी गवर्नर कार्यालय के पिछवाड़े में नहीं भागता। इस बिंदु पर बूढ़ी औरत ने कहा, दाओ हुआ सही है। प्राचीन काल से छोटे भाई बहनों के लिए पहले अपने बड़े भाई बहनों का अभिवादन करना हमेशा प्रथागत रहा है। खुद को विकसित करने के लिए, परिवार को व्यवस्थित करने के लिए, राज्य पर शासन करने के लिए और दुनिया में शांति लाने के लिए घर के नियमों को नहीं तोड़ना चाहिए। जब परिवार अच्छी व्यवस्था में होगा तभी वह फल फूल सकता है और समृद्ध हो सकता है। यान जिगाओ ने आश्चर्य से दाओ हुआ की ओर देखा। क्या दादा चाचा ने तुम्हें यह सब सिखाया? दाओ हुआ ने सिर हिलाया। पिताजी, क्या आपको लगता है कि दादा चाचा सही है? यान जिगाओ ने सिर हिलाया। बेशक, दादा चाचा बहुत सही है। पुराने समय में दादाजी का ज्ञान आसपास के 10 मील और 8 गांवों में प्रसिद्ध था। यह सुनकर मैडम सन ने तुरंत यान युहुआन और यान यिल को अपनी आंखों से संकेत दिया। बड़ी बहन, दाओ हुआ का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह केवल पहला दिन था, क्या घरेलू प्रतिद्वंद्विता पहले से ही शुरू हो गई थी? मैडम सन ने आकर चिढ़ाया, तुम छोटी लड़की, यह जानने के लिए तुम्हारी उम्र कितनी है कि क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं? मेरी राय में यान परिवार की कोई भी युवा महिला सुंदर से कम नहीं है। एक चमकती मुस्कान के साथ दाओ हुआ ने चौथी बहन की ओर देखा, जिसका चेहरा मासूम रूप से प्रसन्न था, और कुछ नहीं कहा। यान वेनबिन, यान यिशुआंग और यान वेनहुई का अभिवादन करने के बाद वह वापस ओल्ड मैडम यान के पास चली गई। बूढ़ी मैडम यान ने दाओ हुआ का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अब जब हर कोई मिल गया है, तो हम सभी को भविष्य में सौहार्दपूर्वक रहना चाहिए। उसने यान वेनशियू और अन्य लोगों की ओर देखा। दाओ हुआ और वेनताओ अभी आए हैं। आप सभी को उनकी अच्छी देखभाल करनी चाहिए। यान वेनकाई ने कहा, दादी, निश्चिंत रहें। दाओ हुआ और अन्य लोगों को थोड़ा आराम करने के बाद मैं उन्हें चारों ओर दिखाऊंगा और उन्हें यहाँ की हर चीज से परिचित होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। दाओ हुआ तुरंत बातचीत में शामिल हो गई। चौथे भाई, आपको अपनी बात रखनी होगी और हमें काउंटी शहर का उचित दौरा कराना होगा। कोई बात नहीं। इसके बाद दाओ हुआ और यान वेंकाई के बीच हुई नोकझोंक से कमरे का माहौल खुशनुमा बना रहा। कमरे में सौहार्दपूर्ण दृश्य को देखकर दाओ हुआ को थोड़ी देर के लिए समाधि का एहसास हुआ। इस जीवन में यही परिवार था। 9 साल पहले प्राचीन काल में स्थानांतरित होने के बाद उसके पिछले जीवन की यादें और अधिक धुंधली होती जा रही थीं, और उसे पिछले जीवन को याद किए हुए काफी समय हो गया था। उसने सोचा,
रहने दो, बस इस जीवन को अच्छे से जियो। अध्याय 22। अभिनय लिनी काउंटी में पहुंचने के बाद दाओहुआ अंततः अपने माता पिता के साथ बस गई। हालांकि जीवन उतना लापरवाह भरा नहीं था जितना कि जब वह यान परिवार के गांव में थी, तब भी यह काफी गर्म और आरामदायक था। शायद बचपन से अपनी सबसे बड़ी बेटी को अपने साथ न पाल पाने के अपराध बोध से मैडम ली और यान जिगाओ दोनों दाओहुआ के प्रति बहुत दयालु थे। उनके आगमन के 10वें दिन यान जियुआन और यान जिकियांग वापस आ गए। मुख्य प्रांगण में बाय विंग रूम में आपके दूसरे चाचा और तीसरे चाचा बिना किसी खबर के आपके लिए लंबे समय तक इंतजार कर रहे थे। चिंतित थे कि सड़क पर आपके साथ कुछ हुआ है, इसलिए उन्होंने आपसे जाकर मिलने का प्रस्ताव रखा। दुर्भाग्य से उन्होंने आपको याद किया। जैसे ही मैडम ली ने दोनों भाइयों के आसपास नहीं होने के कारण के बारे में मुस्कुराते हुए दाओहुआ से बात की, उन्होंने दाओहुआ के बालों में एक नाजुक मनके वाला फूल डाला। इसे ठीक करने के बाद उसने दाओहुआ को ऊपर खींच लिया और कुछ देर तक संतुष्ट चेहरे के साथ उसे देखती रही। इस पर दाओहुआ काफी असहाय थी। ऐसा लग रहा था कि हर माँ को अपनी बेटी को सजाना पसंद होता है। इन दिनों लगभग हर दिन मैडम ली व्यक्तिगत रूप से उसके पहनावे और सजावट के बारे में पूछती थी। अपनी बेटी को साफ सुथरे कपड़े पहने देखकर मैडम ली ने एक माँ की मुस्कान के साथ कहा, आओ माँ के साथ अपने दूसरे और तीसरे चाचा का स्वागत करने के लिए ओल्ड लेडी के आंगन में जाए। जैसे ही माँ और बेटी सोंघे पहुंची आंगन, उन्होंने किसी के जोर जोर से रोने की आवाज सुनी। माँ, यह मेरी संतान संबंधी विफलता है जिसके कारण आपको पीड़ा हुई है। मुख्य कमरे में यान जियुआन जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। बुजुर्ग मैडम यान के पैर पकड़कर फूट फूट कर रो रहा था और ईमानदार और निष्ठावान यान जिकियांग किनारे पर खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं और वह अपनी माँ को देख रहा था। प्रवेश करने और इस दृश्य को देखने पर दाओहुआ को तुरंत हथेली को माथे पिया मारने की इच्छा महसूस हुई। उसके ईमानदार तीसरे चाचा, क्यों न आगे बढ़े और कुछ पुत्रवत धर्मपरायणता दिखाएं। दूसरे चाचा को देखो, उनके आंसू और थूथन एक साथ मिलकर अपनी माँ के प्रति इतनी पितृभक्ति और लालसा दिखा रहे हैं, और वह बस वहां खड़ा देख रहा है। इसका क्या मतलब है? मैं अक्षम हूँ, यान जियुआ ने रोते हुए रास्ते में किए गए सभी कामों के बारे में विस्तार से बताया, अपनी शारीरिक थकावट और आंतरिक तात्कालिकता के बारे में और भी अधिक ध्यान से बताया। चाहे जानबूझकर या नहीं, इस दौरान उन्होंने केवल अपना ही जिक्र किया और यान जिकियांग का बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया। बुजुर्ग मैडम यान ने गहराई से प्रभावित होकर व्यक्तिगत रूप से यान जिकियांग के चेहरे से आंसू पोंछे। दाओहुआ ने प्रशंसा भरी दृष्टि से देखा। मातृ दयालुता और पितृभक्ति की क्या तस्वीर है। अगर उसके प्रिय तीसरे चाचा मूर्ख की तरह वहां खड़े नहीं होते, तो शायद वह माँ और बेटे के बीच की गहरी भावनाओं से प्रभावित हो जाती। यह वास्तविक अभिनय प्रदर्शन का समय था। दाओहुआ ने मैडम ली को जाने दिया, अपनी जांघ पर जोर से चुटकी ली और एक पल में उसकी बादामी आंखें आंसुओं की धुंध से भर गईं। फिर वह जल्दी से यान जिकियांग के पास दौड़ी और रोते हुए स्वर में पुकारा, तीसरे चाचा, दाओहुआ ने आपको बहुत याद किया। इन शब्दों ने मातृ दयालुता और पितृभक्ति के क्षण को तोड़ दिया और बुजुर्ग मैडम यान और यान जिकियांग दोनों रुक गए और उपेक्षित यान जिकियांग को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। कमरे में मौजूद अन्य लोग भी चौंक गए और अपनी निगाहें समान रूप से उस दिशा में घुमा दीं। वहां दाओहुआ ने यान जिकियांग की बाह के चारों ओर अपनी बाहों के साथ और उसकी आंखों में आंसू भरते हुए कहा, तीसरे अंकल, आप इतने पतले कैसे हो गए? हम केवल 2 महीने से भी कम समय के लिए अलग हुए हैं। क्या आप अच्छा नहीं खा रहे हैं और अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं? यह सुनकर कमरे में कुछ लोगों के चेहरे थोड़े अजीब लगने लगे। दाओहुआ को इतनी चिंता से अपनी ओर देखते हुए यान जिकियांग बहुत खुश हुआ, यह महसूस करते हुए कि उसकी भतीजी का स्नेह अच्छी तरह से रखा गया था। वह आगे बढ़ा और उसके सिर को रगड़ते हुए हंसा, तीसरे चाचा ठीक है, मैं इसे कुछ दिनों में वापस हासिल कर लूंगा। दाओहुआ ने नाशपाती के आकार के कुछ आंसू निचोड़ते हुए कहा, मुझे पता है कि तीसरे चाचा दादी मुझसे और बड़े भाई से मिलने जाने से थक गए होंगे। आज रात दाओहुआ आपके लिए पकौड़ी का सूप बनेगी। यान जिकियांग के काले गाल तुरंत मुस्कुराने लगे, यह बहुत अच्छा है। आपको बहुत कुछ बनाना होगा क्योंकि थर्ड अंकल को बड़ी भूख है और वह बहुत कुछ खा सकते हैं। मैं भी। यान वेन हुई, जो इस साल केवल 6 साल का था, काफी मजबूत दिख रहा था, दौड़कर आया और अपनी बड़ी बहन की ओर देखते हुए बोला, बहन, वेनहुई भी पकौड़ी का सूप पीना चाहता है। दाओहुआ ने मुस्कुराते हुए छोटे लड़के के सिर पर थपथपाया, चिंता मत करो, हमारा प्यार वेनहुई को छोड़ा नहीं जाएगा। मुझे भी नहीं, मुझे भी मेरी छोटी बहन द्वारा बनाया गया पकौड़ी सूप बहुत पसंद है। यान वेनताओ भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। ड्रेग सूप क्या है? यान वेनकाई उत्सुक चेहरे के साथ पास आए। यान वेनताओ ने तुरंत गर्व के साथ कहा,
मैं आपको बता दूं, दाओहुआ जो ड्रेग सूप बनती है वह बहुत स्वादिष्ट, अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट होता है। मेरे बड़े चाचा ने कहा कि यह इतना अच्छा है कि आप अपनी जीभ भी निगल सकते हैं। यान वेंकाई को संदेह हुआ, वास्तव में? क्या यह सच है? वास्तव में, यान वेनहुई ने अपना हाथ उठाते हुए गवाही दी। यान वेंकाई ने मौके पर ही अपना मन बना लिया, तो फिर मैं भी इसे खाना चाहता हूँ। यान वेनहुई और मेरी माँ भी इसे खाना चाहती है। यान वेनताओ और दादी के दांत अच्छे नहीं है, उन्हें ड्रेग सूप भी खाना चाहिए। यान वेंकाई ने तुरंत कहा, और मेरा सबसे बड़ा भाई, जो हर दिन किताबों में अपना सिर छिपाता है, उसे अपने मस्तिष्क को पोषण देने की जरूरत है। कमरा निःशब्द। क्या यह एक माँ और बच्चे के पुनर्मिलन का मार्मिक दृश्य नहीं होना चाहिए था? अचानक कैसे बदल गया माहौल। यान जीवान बूढ़ी मैडम यान के पास खड़ा था, उस भतीजी पर गंभीरता से नजर डाल रहा था जिससे वह शायद ही कभी मिला था। बिल्कुल भी बुरा नहीं था। उसने कुछ ही वाक्यों में सभी का ध्यान उससे हटा दिया और चाचा नंबर 3 की पितृभक्ति पर भी प्रकाश डाला। यह भतीजी काफी चतुर है। बूढ़ी मैडम यान ने अपने पोते पोतियों को अपने आसपास खेलते हुए देखा और फिर अपने तीसरे बेटे की ओर हाथ हिलाया। यान झिकियांग तुरंत आगे बढ़ा। माँ। बूढ़ी मैडम यान ने अपने बेटे की ओर देखा, जिसके गाल खोखले हो गए थे, और उसका हाथ थपथपाया। तुमने कड़ी मेहनत की है। यान झिकियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। एकमात्र कठिनाई माँ तक न पहुंच पाना था, जिससे आपको परेशानी का सामना करना पड़ा। बूढ़ी मैडम यान, माँ को कोई परेशानी नहीं हुई। विंताओं ने माँ को यहाँ तक पहुँचाया। घुटने टेकना एक ऐसी चीज थी जिसकी उसे आदत नहीं थी। दुर्भाग्य से, परिस्थितियां लोगों से अधिक मजबूत थीं, और उसके पास झुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दाओहुआ दूसरे चाचा को सम्मान देती है। आपकी यात्रा लंबी रही है। यान जीवा ने पूरी मुस्कान के साथ दाओहुआ की मदद की और उसकी ओर देखा, तो यह दाओहुआ है। वह वास्तव में सुंदर है, यहाँ तक कि कुलीन परिवारों की उन कुलीन लड़कियों से भी अधिक। मैडम ली ने थोड़ी सी भौहें चढ़ाईं। दूसरे चाचा उसकी बहुत चापलूसी करते हैं। दाओहुआ सिर्फ एक छोटी लड़की है। उसकी तुलना कुलीन परिवारों की युवतियों से कैसे की जा सकती है? कृपया भविष्य में ऐसी बातें न कहें। अगर एक महिला शक्तिशाली परिवार से नहीं आती है, तो उसकी सुंदरता नुकसानदेह हो सकती है। हालांकि उनके पिता 7वीं रैंक के काउंटी मजिस्ट्रेट थे, लेकिन उनसे उच्च रैंक वाले बहुत सारे अधिकारी थे। मैडम ली की नाराजगी को भांपते हुए यान जियुआ ने मुस्कुराते हुए बार बार सहमति व्यक्त की। तभी यान जिगाओ बोला, दूसरे भाई, तीसरे भाई, तुम इतनी देर से वापस क्यों आए? क्या सड़क पर कुछ हुआ? यान जियुआन तुरंत यान जिगाओ की ओर मुड़ा। बड़े भाई, यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने कहा था। प्रांतीय शहर में पहुंचने के बाद और मां की खोज के दौरान हमने एक खबर सुनी। इंपीरियल कोर्ट ने आपदा राहत प्रदान करने के लिए किसी को भेजा है। हम और अधिक जानने के लिए प्रांतीय शहर में रुके थे। यान जिगाओ ने सिर हिलाया। मुझे इसके बारे में पहले से ही पता है। काउंटी गवर्नर के कार्यालय को कुछ दिन पहले खबर मिली। यान जियुआ ने मुस्कुराते हुए फिर से पूछा, बड़े भाई, क्या आप जानते हैं कि आपदा राहत के लिए इंपीरियल कोर्ट ने जिस अधिकारी को भेजा था वह कितना उच्च पदस्थ है? यान जिगाओ, वह वास्तव में यह नहीं जानता था क्योंकि आधिकारिक हलकों में उसके संबंध व्यापक नहीं थे, जिससे वह अंधेरे में रह गया था। यान जियुआन कुछ उत्साहित था। यह सम्राट का भाई प्रिंस रुई है। यान जिगाओ तुरंत सदमे में खड़ा हो गया। क्या? एक राजकुमार का आपदा राहत के लिए स्वयं आना वास्तव में एक दुर्लभ घटना थी। अध्याय 23। एक गुनी पत्नी। समय तेजी से बीत गया, और इससे पहले कि उसे पता चलता, दाओहुआ 1 महीने से अधिक समय से लिनी काउंटी में थी। इस महीने में उसने मोटे तौर पर काउंटी गवर्नर कार्यालय के पिछवाड़े की स्थिति का पता लगाया और यान फैमिली के लोगों के बारे में कुछ समझ भी हासिल की। बुजुर्ग उसके प्रति काफी सहिष्णु थे, और जहां तक युवा पीढ़ी की बात है, कभी कभार की खट्टी मीठी टिप्पणियों के अलावा और कुछ नहीं था। कुल मिलाकर वह यहाँ काफी खुश थी। एक दोपहर 3 बहनें यान यिहुआन, यान यिशुआंग और यान यिले ने दिन के लिए अपना पाठ समाप्त किया और अपनी दादी के सूंघे आंगन की ओर चल रही थीं। वे अभी अंदर दाखिल भी नहीं हुए थे कि उन्हें अंदर से हंसी और चंचल बातचीत की आवाज सुनाई दी। यान यिल ने ईर्ष्या से चिल्लाते हुए कहा, सबसे बड़ी बहन तीसरे भाई और चौथे भाई के साथ फिर से खेलने के लिए बाहर गई थी। यान यिहुआन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सबसे बड़ी बहन अभी अभी काउंटी शहर में आई है और इस जगह से परिचित नहीं है। उसके लिए बाहर जाना और चारों ओर देखना अच्छा है। यान यिल ने जवाब दिया, 1 महीने से अधिक समय हो गया है। काउंटी शहर केवल इतना बड़ा है, उसे अब तक इसकी आदत हो जानी चाहिए थी। मुझे लगता है कि आंटी बस सबसे बड़ी बहन को बिगाड़ रही है, उसे वह करने दे रही है जो वह चाहती है।
यान यीशुआंग में तीसरी बहन, क्या आप बाहर जाकर सबसे बड़ी बहन की तरह खेलना नहीं चाहती? यान यीशुआंग ने अपने होंठ भींच लिए और बोली नहीं। क्या वह चाहती थी? बेशक उसने ऐसा किया, लेकिन उसकी माँ उसके साथ बहुत सख्त थी और शायद ही कभी उसे बाहर जाने देती थी। यान यिल तुरंत बोली, चाचा आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनसे बात करें और हमें सबसे बड़ी बहन के साथ बाहर घूमने चले। यान यीशुआंग कुछ हद तक प्रलोभित थी, लेकिन फिर भी उसने उसे हिलाकर रख दिया। मुखिया, मेरी चाची सहमत नहीं होंगी। यान यिल का चेहरा उतर गया। आंटी लिन आपके साथ बहुत सख्त है। मैडम यान पहुंची। एक बार सुबह और एक बार शाम को। बूढ़ी मैडम यान ने कोई आपत्ति नहीं की। अपने बच्चों और पोते पोतियों को अपने आसपास देखकर उनका दिल खुश हो गया। जब यान यहुआन और अन्य लोग ओल्ड मैडम यान के कमरे में दाखिल हुए, तो उन्होंने देखा कि दाऊ हुआ एक युवा लड़के के रूप में कपड़े पहने हुए थी, कुछ पकड़े हुए थी और चेहरे पर मुस्कान के साथ ओल्ड मैडम यान को समझा रही थी, जबकि यान वेंताओ और यान वेंकाई दोनों तरफ खड़े थे, समय पर चिल्ला रहे थे। यह देखकर उन तीनों को ईर्ष्या महसूस हुई। पहला इसलिए क्योंकि दाऊ हुआ बाहर जा सकती थी, और दूसरा ओल्ड मैडम यान के दाऊ हुआ के प्रति पक्षपात के कारण। हालांकि ओल्ड मैडम यान भी उनके प्रति दयालु थीं, लेकिन उन्होंने उन्हें उतना पसंद नहीं किया जितना उन्होंने दाऊ हुआ को दिया। ओल्ड मैडम यान को सम्मान देने के बाद यान यिल ने मुस्कुराते हुए दाऊ हुआ की ओर देखा। बड़ी बहन, आप हमारे साथ कक्षाओं में कब जुड़ेंगी? मैडम ली ने यान परिवार की युवा महिलाओं को साक्षरता, पढ़ना और कढ़ाई सिखाने के लिए एक महिला विद्वान को काम पर रखा था। यह सुनकर दाऊ हुआ रुक गई। बूढ़ी मैडम यान ने इसके बारे में गंभीरता से सोचा और फिर कहा, यह वास्तव में कक्षाओं में भाग लेने का समय है। कमरे में मौजूद अन्य लोगों ने सोचा कि दाऊ हुआ अनिच्छुक होगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। दाऊ हुआ ने यान यिल की थोड़ी सी निराशा की झलक देखी और मदद नहीं कर सकी और इसे मनोरंजक पाया। तो उनके मन में क्या वह कोई अज्ञानी और अशिक्षित थी? दादी, निश्चिंत रहें, मैं लगन से कक्षाओं में भाग लूंगी। वह अच्छी तरह से जानती थी कि प्राचीन समय में अच्छी तरह से जीवित रहने के लिए उसे स्थानीय रीति रिवाजों को अपनाना होगा। प्राचीन समाज में महिलाओं पर कई मांगें थीं और अधिक कौशल सीखना केवल फायदेमंद हो सकता है। अगली सुबह ओल्ड मैडम यान के आंगन में नाश्ता करने के बाद दाऊ हुआ मुख्य आंगन में लौट आई और मैडम ली ने उसे बुलाया। मैंने ओल्ड मैडम यान से सुना कि आप स्कूल जाना चाहती है। मैडम ली ने मुस्कुराते हुए दाऊ हुआ को अपने पास खींचते हुए कहा। दाऊ हुआ ने सिर हिलाया। मेरी सभी बहनें कक्षा में है और सबसे बड़ी होने के नाते मैं स्वाभाविक रूप से पीछे नहीं रह सकती। सुई का काम सीखना। भविष्य में यदि आपको किसी की जांच करनी है, तो सुई के काम में कुशल होने से उन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। यह सुनकर दाऊ हुआ को लगा कि उसके दिमाग में काली रेखाएं आ गई है। माँ, मैं केवल 9 साल की हूँ, क्या इस बारे में बात करना जल्दबाजी नहीं होगी? मैडम ली ने दाऊ हुआ का माथा थपथपाया। इसमें इतनी जल्दी क्या है? कुछ परिवार बच्चे के जन्म होते ही इन मामलों की व्यवस्था कर देते हैं। दाऊ हुआ ने कांपते हुए कहा, मुझे खुशी है कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैडम ली बेबसी से मुस्कुराईं। तभी मैडम ली की ओर से वरिष्ठ नौकरानी पिंगजियो कई खाता पुस्तकों के साथ आईं। मैडम, इस महीने के खाते पूरे हो गए हैं, कृपया उनकी समीक्षा करें। मैडम ली ने दाऊ हुआ की ओर देखा। मुझे अभी काम करना है, आप जा सकते हैं और खेल सकते हैं। कहीं और दाऊ हुआ का जाने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि उसने उन खाता बहियों को देखा। माँ, क्या मैं देख सकती हूँ? मैडम ली जोर से हंस पड़ी। क्या हमारी दाऊ हुआ पहले से ही सीखना शुरू करना चाहती है कि घरेलू मामलों को कैसे प्रबंधित किया जाए? दाऊ हुआ ने एक अजीब सी मुस्कान दी। बस पहले एक नजर देख लेना। मैडम ली ने मना नहीं किया, लेकिन बस इतना कहा, उन्हें नुकसान मत पहुंचाओ। दाऊ हुआ ने उत्तर दिया, माँ, मुझे पता है। इतना कहकर उसने यूं ही एक हिसाब किताब उठा लिया और उसे उलटने पलटने लगी। मैडम ली ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और उस महीने के लिए घर की आय और खर्चों की जांच करना शुरू कर दिया। सवा घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद, आधे घंटे बाद मैडम ली ने हल्के आश्चर्य से दाऊ हुआ की ओर देखा। उसने सोचा था कि उसकी बेटी सिर्फ एक बच्ची थी जो संभवतः घने खातों के सामने शांत नहीं बैठ सकती थी। लेकिन अप्रत्याशित रूप से एक बार जब दाऊ हुआ ने एक किताब खत्म कर ली, तो उसने तुरंत दूसरी किताब शुरू कर दी। ऐसा प्रतीत होता है कि वह उन सभी को पढ़ने के लिए दृढ़ थी और वह विवरणों पर बहुत ध्यान देकर ऐसा कर रही थी। वृद्ध महिला ने पिछले पारिवारिक पत्रों में उल्लेख किया था कि दाऊ हुआ ने उन्हें अपने गृहंगर में खातों में मदद की थी और बहुत अच्छा काम किया था। शुरू में सोचने के बावजूद कि बुढ़िया अतिशयोक्ति कर रही थी, अब उसने देखा कि यह वास्तव में सच था। पिंग जियाओ, जो किनारे पर सेवा कर रही थी, अंदर से भी आश्चर्यचकित थी। इस अवधि में
उसने सबसे बड़ी मिस को तीसरे और चौथे युवा मास्टर्स के साथ हर जगह दौड़ते हुए देखा था। उसने सोचा था कि वह एक सक्रिय और बेचैन लड़की होगी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसका इतना शांत और संतुलित पक्ष भी होगा। इस बीच दाओ हुआ वृत्तांत पढ़ने में तल्लीन थी, इस बात से अनजान थी कि अन्य दो क्या सोच रहे थे। वह यान परिवार की आय और व्यय को समझने के लिए खाता बही को देखना चाहती थी। यहाँ आने के बाद से उसने देखा था कि घर बहुत समृद्ध नहीं था। एक तो घर में ज्यादा नौकर नहीं थे उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए, यहाँ तक कि नई आई तीसरी शाखा को भी काम चलाने के लिए कोई नौकर नहीं दिया गया था। दूसरे, उनका भोजन, कपड़े और दैनिक खर्च बहुत अधिक नहीं थे। चाहे वह यान जिगाओ हो या मैडम ली, उनके कपड़े आधे ने थे और ताजा नहीं थे। केवल उसका सबसे बड़ा भाई यान वेंशियू, जो काउंटी स्कूल में पढ़ता था, थोड़ा बेहतर कपड़े पहने था। इन टिप्पणियों से ऐसा लग रहा था कि उसके पिता वास्तव में भ्रष्ट नहीं थे। खाता भी देखने के बाद दाओ हुआ ने मन ही मन सोचा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि दादी हमेशा कहती थीं कि यान परिवार की नींव पतली है। किसी और के पास आय का कोई स्रोत नहीं था, फिर भी खर्चे काफी थे। दाओ हुआ ने टिप्पणी की, माँ, पिताजी भाग्यशाली है कि उन्होंने आपसे शादी की। यह मेरा सौभाग्य है कि मैंने आपके पिता से शादी की। यह देखकर कि मैडम ली की आंखें मुस्कुरा रही थीं, दाओ हुआ ने अपना मुंह ढक लिया और हंसी चुरा ली। वह बता सकती थी कि उसकी माँ वास्तव में उसके पिता को प्यार करती थी। दाओ हुआ ने हंसते हुए कहा, पिता भी भाग्यशाली है। अगर माँ घर नहीं संभालती तो पिता अपना काम शांति से नहीं कर पाते। मैडम ली मुस्कुराई और इस बार उन्होंने दाओ हुआ को डांटा नहीं। तुम्हारे पिता एक अधिकारी के रूप में कड़ी मेहनत करते हैं, मुझे स्वाभाविक रूप से कुछ बोझ उठाने में उसकी मदद करनी होगी। दाओ हुआ ने कहा, माँ, आप वास्तव में अद्भुत है। उसकी माँ वास्तव में अद्भुत थी, एक गुणी पत्नी और अच्छी माँ का प्रतीक। उन्होंने न केवल परिवार की सावधानीपूर्वक देखभाल की, बल्कि उन्होंने घर और समृद्धि के सिद्धांत का प्रतीक बनकर पसंदीदा उपपत्नियों के लिए जीवन को कभी भी कठिन नहीं बनाया। अध्याय 24 भोजन पहुंचाना। एक, माँ, क्या पिताजी हाल ही में बहुत व्यस्त है? मैंने उन्हें ज्यादा नहीं देखा है, दाओ हुआ ने पूछा। मैडम ली ने खाता बही अपने हाथ में रख दी और गंभीरता से कहा, इंपीरियल कोर्ट ने प्रिंस रुई को आपदा राहत प्रदान करने के लिए भेजा है और आपके पिता निश्चित रूप से व्यस्त होंगे। दाओ हुआ हैरान थी, लेकिन क्या लिनी काउंटी में आपदा गंभीर नहीं है? व्यस्त स्थान वे गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्र होने चाहिए, ऐ ना? आह भरते हुए मैडम ली ने कहा, यह ठीक है क्योंकि यह गंभीर नहीं है कि आपके पिता व्यस्त है, उन बेघर शरणार्थियों की देखभाल में व्यस्त है। बटलर संघ के अनुसार लिनी काउंटी को सौंपे गए शरणार्थी इन दिनों एक के बाद एक आ रहे हैं। आपके पिता पिछले 2 दिनों में इतने व्यस्त है कि उनके पैर जमीन पर मुश्किल से छू रहे हैं। उन्होंने काउंटी गवर्नर के कार्यालय में अपना भोजन किया और केवल रात को सोने के लिए पीछे के आंगन में लौट आए। दाओ हुआ थोड़ा आश्चर्यचकित हुई, ऐसा लगता है कि पिता काफी मेहनती है और लोगों की देखभाल कर रहे हैं। यह सुनकर मैडम ली के चेहरे पर गर्व की झलक दिखाई दी। यान परिवार विद्वानों और किसानों का परिवार है और आपके पिता नीचे के लोगों की पीड़ा और कठिनाइयों को समझते हैं। जब से उन्होंने पदभार संभाला है, उन्होंने हमेशा आम लोगों के मुद्दों को दिल से लिया है। लिनी काउंटी तीसरी काउंटी है जिसके प्रभारी आपके पिता रहे हैं। पिछली 2 काउंटियों में जब आपके पिता चले गए तो बहुत से लोग उन्हें छोड़ने आए और हर बार माँ को फल और सब्जियों से भरी कई गाड़ियां मिलती थीं। इन शब्दों पर दाओ हुआ वास्तव में आश्चर्यचकित थी। जब पिता लोगों की इतनी देखभाल करते थे तो मेरी दादी और मुझे एक सरकारी अधिकारी का सामना कैसे करना पड़ा जो हमारे पहुंचने पर किसी को पीट रहा था। मैडम ली के चेहरे पर मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। कौन सी जगह है जहां कुछ खराब सेब नहीं है? आपके पिता पहले ही उन सरकारी अधिकारियों को दंडित कर चुके हैं और यदि लोगों को ऐसा नुकसान दोबारा होता है तो उन्हें तुरंत 30 भारी मारे दी जाएंगी और काउंटी गवर्नर के कार्यालय से निष्कासित कर दिया जाएगा। इस समय दाओ हुआ कि अपने पिता के प्रति धारणा में काफी सुधार हुआ। माँ, यदि पिता इतने अच्छे हैं तो उन्हें पदोन्नत क्यों नहीं किया गया? दाओ हुआ ने अपने आंतरिक प्रश्न को व्यक्त किया। मैडम ली ने आह भरते हुए कहा, अधिकारी के तौर तरीके इतने सीधे नहीं है। हालांकि आपके पिता एक अच्छे अधिकारी है, लेकिन उनके ऊपर कोई संरक्षक नहीं है और हमारे परिवार के पास पहियों को चिकना करने के लिए पर्याप्त चांदी नहीं है। इसलिए वह कार्यकाल के बाद काउंटी मजिस्ट्रेट बने रहे। इस बार आपके पिता कुछ राजनीतिक योग्यताएं हासिल करने की उम्मीद में भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, यह देखने के लिए कि क्या पदोन्नति का मौका है या कम से कम यह उम्मीद है कि यह मूल्यांकन उन्हें एक बेहतर काउंटी शहर में नियुक्त करेगा। दाओ हुआ, पिता का मूल्यांकन किया जाएगा? मैडम ली ने सिर हिलाया। एयू अधिकारी हर साल एक छोटे मूल्यांकन से गुजरते हैं
और हर 3 साल में एक बड़े मूल्यांकन से गुजरते हैं। उत्कृष्ट उपलब्धियों वाले लोगों को पदोन्नत किया जा सकता है। लिनी काउंटी अमीर नहीं है, और यद्यपि आपके पिता ने लगन से काम किया है, लेकिन उन्होंने कुछ भी उल्लेखनीय हासिल नहीं किया है। इस मूल्यांकन के लिए आपके पिता ने कहा कि जब तक कोई उनके लिए नहीं बोलता या उनके पास उत्कृष्ट उपलब्धियां नहीं है, पदोन्नति की संभावना अधिक नहीं है। दाओहुआ ने अपने गालों को अपने हाथों से थपथपाया। क्या हमारे परिवार का वास्तव में कोई संबंध नहीं है? मैडम ली की आंखें झुक गईं। कुछ संबंध है। आपके चौथे चाचा पहले से ही बीजिंग में एक चतुर्थ श्रेणी के अधिकारी है, और कहा जाता है कि उनकी झुंगझू के मजिस्ट्रेट के साथ कुछ दोस्ती है, लेकिन हमारे परिवार का कुछ वर्षों से उनके साथ कोई व्यवहार नहीं है। दाओहुआ आश्चर्यचकित होकर सीधे बैठ गया। क्यों? चौथे चाचा, वह रिश्ता निश्चित रूप से बहुत करीबी माना जाता है। मैडम ली की अभिव्यक्ति गहरी हो गई। आपके चौथे चाचा के परिवार को शायद लगता है कि आपके पिता की पीढ़ी सिर्फ काउंटी मजिस्ट्रेट के पद पर घूमती रहेगी और करीबी रिश्ते बनाए रखने का कोई महत्व नहीं है। इन वर्षों में आपकी चाची ने भी हमारे परिवार से शायद ही कभी संपर्क किया हो। दाओहुआ ने सिर हिलाया। वह इस बारे में जानती थी। उसने अपनी दादी को इसके बारे में कई बार बात करते हुए सुना था, हर बार उदासी के साथ। अगर हम अब आपकी चाची को परेशान करेंगे तो उनका जीवन और भी कठिन हो जाएगा। 3 साल पहले आपकी चाची ने आपके पिता को पत्र लिखकर बताया था कि आपके चाचा ने एक कुलीन उपपत्नी रख ली है, और पंक्तियों के बीच का स्वर बहुत दुखद था। दुर्भाग्य से हमारा परिवार उनका समर्थन करने की स्थिति में नहीं था। जब तुम्हारी बुआ को हमारी जरूरत थी, हम उनकी मदद नहीं कर सके, तो अब हम उन्हें ढूंढने के लिए चेहरा कैसे दिखा सकते हैं? दाओहुआ को समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे, और थोड़ी देर बाद उसने पूछा, दादी को इस बारे में पता नहीं है, ऐना? मैडम ली ने अपना सिर हिलाया। तुम्हारे पिता ने ओल्ड लेडी को बताने की हिम्मत नहीं की। डर था कि इससे वह बहुत परेशान हो जाएगी। इसके बाद माँ और बेटी दोनों चुप हो गईं। अचानक दाओहुआ ने मुस्कुराते हुए पूछा, माँ, क्या मैं काउंटी गवर्नर कार्यालय के सामने वाले प्रांगण में जा सकती हूँ? वह यह देखने के लिए बहुत उत्सुक थी कि प्राचीन लोग कैसे काम करते थे, और वह अपने क्षेत्र में उगाए गए अनाज से अपने पिता के स्वास्थ्य की पूर्ति करना चाहती थी, और शायद अपने बंधन को भी मजबूत करना चाहती थी। मैडम ली हैरान थी। यही वह जगह है जहां आपके पिता काम करते हैं। आप वहां किस लिए जा रहे हैं? दाओहुआ, क्या आपने नहीं कहा कि पिताजी इन दिनों सामने वाले आंगन में खाना खा रहे हैं? मैं उनके लिए कुछ खाना लाने जा रही हूँ। मैडम ली ने एक पल के लिए सोचा और महसूस किया कि इससे पिता और बेटी करीब आ सकते हैं। इसलिए वह सहमत हो गईं, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी, खाना पहुंचाना ठीक है, लेकिन दूसरों के काम में हस्तक्षेप न करे, समझे? दाओहुआ ने तुरंत सिर हिलाया। माँ, मुझे पता है कि सही तरीके से कैसे काम करना है। आप निश्चिंत हो सकती है। मैडम ली मुस्कुराई, फिर पलट गईं। उसने पिंग टोंग से कहा, सबसे बड़ी लड़की पर नजर रखें, उसे भटकने न दे। पिंग टोंग ने मुस्कुराते हुए वादा किया। निश्चिंत रहे मैडम, सबसे बड़ी लड़की की अच्छी देखभाल करूंगी। इसके तुरंत बाद दाओहुआ व्यस्त हो गई। काउंटी गवर्नर के कार्यालय की रसोई। जब नौकरानियों और आयाओं ने दाओहुआ को आते देखा तो वे तुरंत शिष्टाचार के साथ उसका स्वागत करने के लिए खड़ी हो गईं। सबसे बड़ी लड़की, तुम्हें यहाँ क्या लाया है? रसोई प्रबंधक नानी रे ने विनम्रतापूर्वक कहा, मैं पिताजी के लिए कुछ खाना बना चाहती हूँ। मैं यह देखने के लिए यहाँ हूँ कि मैं क्या बना सकती हूँ। दाओहुआ रसोई में घूमती और उपलब्ध सामग्रियों का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करती रही। नानी रेन की अभिव्यक्ति स्थिर हो गई। क्या आप व्यक्तिगत रूप से खाना पकाने की योजना बना रही है? सबसे बड़ी लड़की। दाओहुआ ने सिर हिलाया। नानी रेन की स्पष्ट असुविधा को देखकर वह मुस्कुराई और बोली, नानी रेन, मैं रसोई में गंदगी नहीं करूंगी। मैं रसोई में गंदगी नहीं करूंगी। मैं यहाँ सिर्फ सूप बनाने के लिए आई हूँ। वह अपना पाक कौशल जानती थी। उसने केवल इसलिए भोजन देने का साहस किया क्योंकि उसके स्थान की सामग्री का स्वाद बाहर की तुलना में बेहतर था। यह सुनकर नानी रे ने अंतः राहत की सांस ली और फिर अन्य युवतियों के साथ दाओहुआ की उसके पितृभक्ति के लिए प्रशंसा करना शुरू कर दिया। उसी समय पिंग टोंग सफेद आटे का एक छोटा बैग लेकर आई। मिस, यह वह सफेद आटा है जो आपने मांगा था। दाओहुआ ने सिर हिलाया और उसे एक तरफ रखने का इशारा किया। यह सफेद आटा उसके घर से आया था। जब वह यान परिवार गांव में थी तब उसने सफेद आटे को अन्य अनाजों के साथ मिलाया था और अपने चाचा से इसे मंगवाया था। आने के बाद वह मैदा अपने कमरे में ले गई। पिंग टोंग ने मुस्कुराते हुए पूछा, आप क्या बनाने की योजना बना रही है, मिस? दाओहुआ ने सामग्री को छांटा, कुछ हरे प्याज, कुछ अंडे चुने, और वह यह था, आटे के टुकड़ों के साथ सूप। पीएमजी टोंग
उसे वास्तव में कोई अपेक्षा नहीं करनी चाहिए थी। उसकी निराश अभिव्यक्ति देखकर दाओहुआ ने तुरंत कहा, इस लुक में क्या है? मैं आटे के टुकड़ों से जो सूप बनाती हूँ वह बहुत स्वादिष्ट होता है। क्या पिछली बार सभी ने यह नहीं कहा था कि यह अच्छा था? पिंग टोंग ने बाहर की ओर सिर हिलाया लेकिन मन ही मन सोचा, यह सिर्फ हर किसी का विनम्र होना था, आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। बेशक उसने ऐसा सोचा क्योंकि उसने कभी ऐसा करने की कोशिश नहीं की थी। दाओहुआ ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि दूसरे क्या सोच सकते हैं और उसने नौकरानियों को पानी उबालने का निर्देश देना शुरू कर दिया। फिर दर्शकों की स्तब्ध निगाहों के बीच उसने फेंटा हुआ अंडा आटे में डाला, इसे थोड़ी देर तक हिलाया और जैसे ही पानी उबल गया उसने इसे सीधे उबलते पानी में डाल दिया। नानी रेन, पिंग टोंग और अन्य निःशब्द सूप बनाने की इतनी कठिन विधि उन्होंने पहली बार देखी थी। दाओहुआ का तात्पर्य है, अंतरिक्ष के साथ इच्छाधारी होने का विशेषाधिकार आता है। अध्याय 25 उल्लेखनीय पाक कौशल। रसोई में हर कोई दादाओ सूप के बारे में सशंकित था जो दाओहुआ बना रही थी। उन्हें काउंटी मजिस्ट्रेट यान के प्रति भी सहानुभूति महसूस हुई, जिन्हें इसे पीना होगा। जब अन्य लड़कियां संतानोचित धर्मप्रायणता दिखाना चाहती थीं, तो कौन ईमानदारी से कुछ व्यंजन नहीं बनाएगा? यहाँ तक कि अगर उन्होंने मुख्य भोजन नहीं बनाया है, तो भी उन्हें कम से कम कुछ मिठाइयाँ तैयार करनी चाहिए। उन्होंने कभी भी किसी को भी सबसे बड़ी लड़की के रूप में इतना निपुण नहीं देखा था। हालांकि जैसे जैसे पानी उबलता गया, सूप दूधिया सफेद होने लगा और धीरे धीरे गाढ़ा हो गया, जिससे एक हल्की प्राकृतिक अनाज की सुगंध आ रही थी। दाओहुआ ने थोड़ा नमक छिड़का, कुछ कटा हुआ हरा प्याज मिलाया, फिर तिल के तेल की कुछ बूंदें डाली। यह दर्शाता है कि दादाओ सूप तैयार था। जब से वह रसोई में दाखिल हुई तब से लेकर दादाओ सूप तैयार होने तक कुल मिलाकर 15 मिनट से भी कम समय लगा। सरल, तेज, चलो इसे डैडी के पास ले जाए। दाओहुआ ने पिंग टोंग को दादाओ सूप ले जाने का आदेश दिया। फिर वह काउंटी गवर्नर कार्यालय के सामने के आंगन की ओर जाने के लिए इंतजार नहीं कर सकी। जैसे ही वे चले गए, रसोई लार निगलने की आवाज से भर गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि दादाओ सूप इतना सुगंधित बनाया जाएगा। नानी रे ने सूप के बर्तन को कई बार देखा और उसे खुद को दूर करने के लिए मजबूर करने में थोड़ा समय लगा और जोर से निगलने लगी, नौकरानियों को बर्तन धोने के लिए ले जाने का इशारा करते हुए। नानी रेन, हमने यह भी देखा कि सबसे बड़ी लड़की ने अभी अभी दादाओ सूप कैसे बनाया है। हम इसे क्यों नहीं आजमाते? यदि इसका स्वाद अच्छा है, तो हम भविष्य में एक और सूप डिश जोड़ सकते हैं। रसोई में लोग व्यस्त हो गए। कुछ समय बाद बर्तन में दादाओ सूप को देखते हुए सभी ने एक दूसरे की नजरें बदल लीं। यह सही है, सबसे बड़ी लड़की ने इसे ऐसे ही किया। इतना बड़ा अंतर क्यों है? सबसे बड़ी लड़की ने जो दादाओ सूप बनाया, उसकी सुगंध दूर से ही महसूस की जा सकती थी। उन्होंने जो बनाया, उसे खराब नहीं कहा जा सकता, बस बहुत ही सामान्य। उसमें वह ललचाने वाला, मुंह में पानी लाने वाला स्वाद बिल्कुल नहीं था। सुगंध। नानी रेन, मैंने पहले बूढ़ी मैडम को सबसे बड़ी लड़की के खाना पकाने के कौशल की प्रशंसा करते हुए सुना था और मुझे लगा कि यह अतिशयोक्ति है, लेकिन अब मैं देख रही हूं कि यह वास्तव में मामला है। वह दूसरों की तुलना में रसोई में होने वाली गतिविधियों के बारे में अधिक जानती थी। मैं समझती हूँ, बात जितनी सरल होती है, व्यक्ति के खाना पकाने के कौशल की उतनी ही अधिक परीक्षा होती है। इस बीच गवर्नर कार्यालय के सामने के प्रांगण में काउंटी मजिस्ट्रेट यान, जो पूरी सुबह व्यस्त थे, सहायक मजिस्ट्रेट, अधिकारियों और सचिवों के साथ शरणार्थियों के पुनर्वास की समस्या पर चर्चा कर रहे थे। तभी अचानक एक फीकी सुगंध फैल गई। कितना सुगंधित! वह क्या है? सहायक मजिस्ट्रेट जू ने दरवाजे की ओर देखने के लिए अपनी गर्दन फैलाई। काउंटी मजिस्ट्रेट यान ने भी देखा। उसकी आंखें प्रत्याशा से चमक रही थीं। यह सुगंध उसे याद थी। यह दादाओ सूप की वही गंध थी जो उसकी सबसे बड़ी बेटी ने उस दिन बनाई थी जब उसका दूसरा और तीसरा बच्चा लौटा था। कमरे में अन्य लोग भी उत्सुकता से भरे हुए थे। काउंटी मजिस्ट्रेट यान के साथ अपने संबंधों का लाभ उठाते हुए सचिव लिन ने मुस्कुराते हुए कहा, आज सुबह सुबह महोदय आपके आधिपत्य के लिए भोजन भेज रही है। मुझे आश्चर्य है कि उसने कौन सी स्वादिष्ट चीज बनाई है जिसकी खुशबू इतनी अच्छी है। काउंटी मजिस्ट्रेट यान ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक समय पर, मुझे भी भूख लगी है। इसके साथ ही उन्होंने किसी को इशारा करते हुए कहा, जाओ, खाना यहीं ले आओ। यह कहने के बाद उन्होंने सहायक मजिस्ट्रेट जू और अन्य लोगों की ओर मुस्कुराते हुए देखा। एक पल में हम सब एक साथ खाना खाएंगे। सहायक मजिस्ट्रेट जू और अन्य लोगों ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। आमतौर पर वे निश्चित रूप से इस तरह का व्यवहार नहीं करेंगे, लेकिन आज
वह सुगंध बहुत ही आकर्षक थी, इसलिए उन्होंने बेशर्मी से वहीं रुकने का फैसला किया। यहाँ तक कि अलग थलग और घमंडी सचिव जियो भी बिना हिले डुले बैठे रहे। स्वादिष्ट भोजन का आकर्षण स्पष्ट था। जल्द ही समूह ने लगभग 8 या 9 साल की एक लड़की को मुस्कुराते हुए चलते देखा। उसके पीछे एक नौकरानी खाने का डिब्बा लेकर जा रही थी। नए लोगों को देखकर वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें चमक उठीं। कितनी उत्साही और प्रभावशाली युवा लड़की है। उसकी सहनशीलता, वह उत्साही और चमकदार आंखें लोगों को एक नज़र में सांसारिक मामलों को भूलने पर मजबूर कर देती है। काउंटी मजिस्ट्रेट यान ने आश्चर्य से दाओहुआ की ओर देखा। लड़की, तुम सामने के आंगन में कैसे भाग गई? कमरे में इतने सारे लोगों को देखकर दाओहुआ भी कुछ हद तक आश्चर्यचकित थी। उसने शालीनता से काउंटी मजिस्ट्रेट यान का उचित शालीनता के साथ स्वागत किया, फिर मुस्कुराते हुए कहा, माँ ने कहा कि पिताजी इन दिनों बहुत व्यस्त है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे मिलने आऊं। यह सुनकर काउंटी मजिस्ट्रेट यान गर्मजोशी से मुस्कुराए। आप विचारशील है, लेकिन सामने का यार्ड आधिकारिक व्यवसाय के लिए है और आपको भविष्य में यहाँ नहीं घूमना चाहिए। दाओहुआ ने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया। यह मेरी लापरवाही थी जिससे पिता के काम में बाधा उत्पन्न हुई। मैं अब जाऊंगी। काउंटी मजिस्ट्रेट यान ने अपना हाथ लहराया। हमने अभी अभी अपनी चर्चाएं समाप्त की है। आपने हमें परेशान नहीं किया। उन्होंने कमरे में अन्य लोगों की ओर मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरी सबसे बड़ी बेटी है जो लंबे समय से हमारे साथ नहीं है। आपने कुछ बहुत ही हास्यास्पद देखा है। दाओहुआ, जल्दी करो और बड़ों का अभिवादन करो। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मजिस्ट्रेट हमेशा उसके बारे में बात करते थे और आज हम अंततः समझ गए कि क्यों। इतनी समझदार और अच्छे व्यवहार वाली लड़की के साथ उसे अपने पास रखना और व्यक्तिगत रूप से उसे निर्देश देना ही सही है। और आज हम अंततः समझ गए कि क्यों। इतनी समझदार और अच्छे व्यवहार वाली लड़की के साथ उसे अपने पास रखना और व्यक्तिगत रूप से उसे निर्देश देना ही सही है। रजिस्ट्रार लियू भी मुस्कुराते हुए शामिल हुए। सबसे बड़ी बेटी का जन्म उसे घर में मेरी जंगली लड़कियों से अलग बनाता है। मास्टर लिंग की मुस्कान कुछ हद तक तनावपूर्ण था, लेकिन वह फिर भी दाओहुआ की तारीफ करने में कामयाब रहे। कमरे में केवल विद्वान जियो चुप रहे, बस मुस्कुराए और दाओहुआ की ओर सिर हिलाया। इस पर किसी को भी यह अजीब नहीं लगा। विद्वान जियो अपनी क्षमताओं में असाधारण थे, लेकिन वह बहुत अलग थे। गवर्नर कार्यालय के आधिकारिक कर्तव्यों से परे सामान्य मामलों के बारे में शायद ही कभी सोचते थे। थोड़ी देर तक सभी के साथ मजाक करते हुए काउंटी मजिस्ट्रेट यान अंततः दाओहुआ की ओर मुड़े। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ खाने के साथ यहाँ भेजा था? दाओहुआ ने अपना सिर हिलाया। नहीं, अभी नहीं, दोपहर के भोजन में अभी कुछ समय है। माँ को चिंता हो रही थी कि तुम बहुत ज्यादा काम में व्यस्त हो, बहुत ज्यादा भूखे हो। मैं उनकी बात सुन रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको तृप्त करने के लिए एक कटोरा आटा ड्रॉप सूप बनाऊं। इन शब्दों पर कमरे में मौजूद अन्य लोगों ने निराशा का संकेत दिया। आटा ड्रॉप सूप, आह, इतनी समृद्ध सुगंध। उन्होंने सोचा था कि यह कुछ बहुत खास है। किसने सोचा होगा कि यह सिर्फ साधारण आटा ड्रॉप सूप था। मास्टर लिंग की अभिव्यक्ति में काफी सुधार हुआ। आटा ड्रॉप सूप वास्तव में ग्रामीण इलाकों से कुछ अधिक मूल्यवान उपयोग करने के ज्ञान के बिना एक संतान उपहार का प्रयास। जैसे ही सभी को निराशा महसूस हुई, काउंटी मजिस्ट्रेट यान का चेहरा प्रत्याशा से चमक उठा। क्या ऐसा है? क्या ऐसा है? मुझे वास्तव में थोड़ी भूख लगी है। यह सुनकर दाओहुआ मुस्कुराई, पिंग टोंग के हाथों से भोजन का कंटेनर लिया, आगे बढ़ी और उसे खुद ही खोला। एक पल में एक तीव्र सुगंध बाहर निकल गई। जो लोग अभी अभी खारिज कर रहे थे, उन्होंने अब दिलचस्पी से अपनी गर्दनें उठाईं। लोगों के भावों को देखकर काउंटी मजिस्ट्रेट यान ने देखा कि चारों ओर जाने के लिए बहुत सारा आटा ड्रॉप सूप था और फिर मुस्कुराते हुए कहा, हर कोई कुछ कोशिश करे। बोलने के बाद उन्होंने दाओहुआ पर नजर डाली। दाओहुआ ने बहुत समझदारी से सूप निकालना शुरू किया, पहले काउंटी मजिस्ट्रेट यान और फिर अन्य लोगों को परोसा। प्रत्येक कटोरा उसने भरा, उसने पिंगटोंग को दिया। जल्द ही आटा ड्रॉप सूप को अलग कर दिया गया था। बस इतना ही, कमरे में प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक कटोरा। विद्वान जियो ने सबके सामने सूप के कटोरे को देखा, उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखी। उसने दाओहुआ की ओर देखा और उसकी निगाहें थोड़ी देर के लिए चमक उठीं। दाओहुआ ने कहा, मैं अब पिता को परेशान नहीं करूंगी और अब जेंग की आज्ञा लूंगी। काउंटी मजिस्ट्रेट यान ने अपनी बड़ी बेटी को जाते हुए देखकर मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। जैसे ही वह गई, उसका लहजा थोड़ा जल्दी में हो गया। उसने कहा, हर कोई कृपया चखना शुरू करे। फिर उसने बड़े चाव से खाना शुरू कर दिया। बाकी लोग शायद ही इंतजार कर सके और उन्होंने भी खाना शुरू कर दिया। विद्वान जियो ने भी धीरे से अपना कटोरा उठाया,
उस दिशा में देखा जहां काउंटी मजिस्ट्रेट यान की सबसे बड़ी बेटी गई थी, और मन ही मन सोचा कि मजिस्ट्रेट की सबसे बड़ी बेटी वास्तव में चतुर और तेज तर्रार थी। Note, please subscribe my channel. Or comment karkab te apko ye story kaisi lag rahi h. अध्याय 26 पहला टकराव। हे भगवन, आपने मुझे इतना डरा दिया कि मेरी मौत हो गई। तेजी से पीछे के आंगन में कदम रखते हुए पिंग टोंग ने लगातार कई गहरी सांसें ली और जमकर अपनी छाती थपथ पाई। दाओ हुआ ने हंसते हुए कहा, सिस्टर पिंग टोंग, निश्चित रूप से आपने उन अधिकारियों को पहले देखा है, ऐ ना? इसके अलावा वे सभी काफी मिलनसार लग रहे थे। डर कहा था। बेशक, उन दो सलाहकारों को छोड़कर मास्टर लिन, आंटी लिन और उनके बेटे के साथ अपने रिश्ते के कारण पूरे समय एक झूठी मुस्कान रखते थे, और उनकी प्रशंसा करते समय उनकी निष्ठाहीन तारीफ उन्हें विशेष रूप से परेशान कर रही थी। दूसरे व्यक्ति, जिसे मास्टर जियो कहा जाता था, ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन हर बार जब वह देखता था तो वह कुछ हद तक घबरा जाती थी, जैसे कि एक शिक्षक द्वारा इस तरह से देखा जा रहा हो जो बहुत परिचित लग रहा हो। पिंग टोंग ने उत्तर दिया, यह सच है कि मैंने देखा है, वे अक्सर होते हैं, लेकिन वह आज जैसे औपचारिक अवसर पर होता है, ऐसा शायद ही कभी होता है। मैडम शायद ही हमें सामने के आंगन में आने देती है, यह कहकर कि इससे मास्टर के काम में बाधा आएगी। मैं अधिकारियों से नहीं डरी थी, लेकिन मुझे चिंता थी कि अगर हमारा पकौड़ी सूप चारों ओर घूमने के लिए पर्याप्त नहीं था, तो यह बहुत अजीब लगेगा। शायद बाद में मास्टर द्वारा उसे दोषी भी ठहराया जा सकता है, और मैडम भी फंस सकती है। तो इसी बात को लेकर आप चिंतित है? दाओ हुआ ने लापरवाही से हंसते हुए कहा, ऐसा नहीं होगा। हाथ में करछुल रहते हुए वह ऐसी स्थिति कैसे आने देगी? सूप परोसते समय उसने सब कुछ हिसाब किताब कर लिया था। पिंग टोंग को अभी भी एक डर महसूस हो रहा था। मैडम, आपने सामने का आंगन भी देखा है। अगर भविष्य में यह जरूरी न हो तो यहाँ न आए। दाओ हुआ ने एक पल के लिए सोचा, सिर हिलाया। वास्तव में यहाँ देखने लायक कुछ भी नहीं है। ऐसा कहने के बाद वे दोनों मुख्य प्रांगण की ओर चले गए। रास्ते में वे 3 यान यिशुआंग भाई बहनों से मिले, जिन्होंने अभी अभी स्कूल खत्म किया था। बड़ी बहन बहुत भाग्यशाली है, केवल हर दिन खेलना जानती है, हमारे विपरीत, जिन्हें पढ़ाई और सुई का काम सीखने में संघर्ष करना पड़ता है। दाओ हुआ और पिंग टोंग को सामने के आंगन की दिशा से आते देखकर यान यिल ने अपनी आवाज में खटास के संकेत के साथ बात की। दाओ हुआ एक बच्चे के स्तर तक गिरना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और सीधे उन तीनों के पास से चली गई। हालांकि जब वह यान यिशुआंग के पास से गुजरी तो उसने उसे कहते हुए सुना, बड़ी बहन, चूंकि आप ग्रामीण इलाकों से आई है, आप शायद नहीं जानती होंगी कि यहाँ काउंटी में पकौड़ी का सूप एक ऐसी चीज है जिसे नौकर भी नहीं खाते हैं। दाओ हुआ रुकी, फिर तीसरी बहन की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया जो दयनीय लग रही थी लेकिन चाकू से भी तेज बोल रही थी। यहाँ पहुंचने के बाद से वह अक्सर एक सवाल के बारे में सोचती थी। क्यों? उसके पिछले जीवन के उपन्यासों में वैध और नाजायज बच्चे हमेशा एक दूसरे के गले मिलते थे, लड़ते थे और एक दूसरे को मारते थे। अब वह समझ गई, हितों के बुनियादी टकराव के अलावा यह एक दूसरे के लिए एक सहज घृणा और अनुचित नापसंदगी थी। यह शत्रुतापूर्ण रिश्ता जड़ हो गया प्रतीत होता है। वह यान यिल जैसे बच्चों को बर्दाश्त कर सकती थी जिन्होंने खट्टे अंगूर व्यक्त किए थे, लेकिन उन्होंने यान जैसे कार्यों को तुच्छ जाना। यिशुआंग, जिसने आपकी परवाह की और जिस पर आपको गर्व था, उसे रौंदकर मिट्टी में मिला दिया। दाओ हुआ ने यान यिशुआंग को आधी मुस्कान के साथ देखा। यान फैमिली विलेज में कबीले के नेता से लेकर कबीले के सदस्यों तक हर कोई पकौड़ी का सूप खाता है। क्या तीसरी बहन सुझाव दे रही है कि वे काउंटी में नौकरों से कमतर है? इस पर यान यिशुआंग की अभिव्यक्ति बदल गई। हालांकि वह छोटी थी, फिर भी वह जानती थी कि कबीले के मामलों पर टिप्पणी करना उसकी जगह नहीं है। जैसे ही वह अपना बचाव करने वाली थी, दाओ हुआ ने उसे मौका नहीं दिया। मुझे आश्चर्य है कि यह श्रेष्ठता की भावना कहाँ से आती है। तीसरी बहन, जब पिता छोटे थे तो वह पकौड़ी सूप का एक कटोरा भी नहीं खरीद सकते थे। खत्म करने के बाद उसने यान यिहुआन और यान यिल पर एक तिरस्कारपूर्ण नजर डाली, जो उत्साह को देखते हुए खड़े थे और जाने के लिए मुड़ गए। यान यिहुआन ने देखा कि यान यिशुआंग की आंखें लाल होने लगी है और तुरंत यान यिल की ओर खींची। दोनों बहनें मौन सहमति में चली गईं। आमतौर पर बड़ी बहन इतनी दयालु लगती है, लेकिन केवल कुछ शब्दों ने तीसरी बहन को रुला दिया। चुनहुआ कोर्टयार्ड में लौटने पर यान यिल मदद नहीं कर सका लेकिन बोलने से बच गया। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? यह सुनकर सन फैमिली की मैडम अपने कमरे से बाहर चली गईं और यान यिल ने तुरंत घटना के बारे में बताया। सुनने के बाद
सन फैमिली की मैडम ने हंसते हुए कहा, पहले आपके बड़े चाचा ने केवल यीशुआंग को कंपनी के लिए रखा था और अनिवार्य रूप से उसे थोड़ा बिगाड़ दिया था, जिससे उसे अपनी जगह का पता नहीं चला। क्या वह अपनी जगह नहीं जानती? बाजरे का दलिया, यहाँ तक कि नौकर भी इसे नहीं खाएंगे। उसने ऐसे शब्द बोलने की हिम्मत की। आपके सबसे बड़े चाचा, आपके पिता, आपके तीसरे चाचा, उनमें से किसने इसे नहीं पिया है? यहाँ तक कि जब मैं छोटा था, तब मैं, आपकी माँ भी इसका भरपूर सेवन करती थी। कुछ लोग बहुत लंबे समय तक आराम से रहते हैं और अपने शिष्टाचार भूल जाते हैं। सन ने निराशा से अपनी बेटियों की ओर देखा। मेरी बात सुनो, भले ही तुम्हारी सबसे बड़ी बहन ग्रामीण इलाके से है, लेकिन वह उकसाने वाली नहीं है। अगर वह और यीशुआंग फिर से झगड़े में पड़ जाते हैं, तो मैं चाहता हूं कि तुम इससे जितना संभव हो दूर रहो। यान येल ने पूछा, माँ, अगर सबसे बड़ी बहन और तीसरी बहन के बीच विवाद हो, तो सबसे बड़े चाचा किसका पक्ष लेंगे? श्रीमती सुन ने रुकते हुए कहा, कहना मुश्किल है। आपके सबसे बड़े चाचा दाऊ हुआ के प्रति दोषी महसूस करते हैं, और वह यीशुआंग को प्यार करते हैं और उन पर दया करते हैं। अगर यह वास्तव में सिर पर आ गया, तो आपके सबसे बड़े चाचा निश्चित रूप से सिरदर्द में होंगे। यान यीहुआ ने टिप्पणी की, यह हमारे परिवार में बेहतर है, श्रीमती। सन मुस्कुराया, ना। जिस भी परिवार में रखैलों के बच्चे हों, वहां संघर्ष होना तय है। शाम के समय सोंघे आंगन में बुजुर्ग श्रीमती यान को पता था कि दाऊ हुआ ने काउंटी मजिस्ट्रेट के लिए भोजन लाने की पहल की थी, और उसकी मुस्कान से उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसने दाऊ हुआ का हाथ पकड़ा और कहा, ऐसा ही होना चाहिए। हमारी दाऊ हुआ ने अपने पिता की देखभाल करना सीख लिया है। दाऊ हुआ बूढ़ी औरत के पास बैठी, उसकी मुस्कुराहट चमक रही थी। देखो दादी क्या कह रही है, क्या मैंने हमेशा परवाह नहीं की, बड़ी श्रीमती? यान ने जवाब दिया, हाँ हाँ, दाऊ हुआ हमेशा समझदार होती है। इसी समय नानी सन पास आई। बड़ी श्रीमती यान, मैडम लिन और तीसरी मिस आई है और कह रही है कि वे सबसे बड़ी मिस से माफी मांगना चाहती है। बड़ी श्रीमती यान ने पलकें झपकाईं। हैरान होकर वह दाऊ हुआ की ओर मुड़ी। क्या हुआ? दाऊ हुआ ने मन ही मन व्यंग्य किया। मैडम लिन को डर होना चाहिए कि वह झगड़ा करेगी, इस प्रकार इस तरह के दृश्य के लिए यीशुआंग को ले आएगी। दुर्भाग्य से, चाहे वह श्रीमती ली हो या बड़ी श्रीमती यान, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था। क्या वे दबाव डाले बिना अपराध स्वीकार कर रहे थे? बड़ी श्रीमती यान ने नैनी सन को आगंतुकों को अंदर जाने देने का निर्देश देने से पहले दाऊ हुआ पर एक नजर डाली। जल्द ही मैडम लिन और यान यीशुआंग ने प्रवेश किया। आगमन पर दोनों घुटनों के बल बैठ गए। यह देखकर दाऊ हुआ के पास बुजुर्ग श्रीमती यान के सोफे से खड़े होने और एक तरफ खड़े होकर अपनी जगह लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बुजुर्ग श्रीमती यान का चेहरा काफी अप्रसन्न दिख रहा था। यह किस बारे में है? मैडम लिन ने दाऊ हुआ की ओर देखा, झिझकते हुए जैसे कि उसे कुछ कहना था लेकिन रुक गई। बुजुर्ग श्रीमती यान अधीर हो रही थी। मैंने आपसे बोलने के लिए कहा था। आप दाऊ हुआ को किस लिए देख रहे हैं? अपने सबसे बड़े बेटे द्वारा ली गई इस उपपत्नी के प्रति उसके मन में काफी नापसंदगी थी। सबसे पहले उसकी बहू ने वर्षों तक अथक मेहनत की थी, घर का सावधानीपूर्वक प्रबंधन किया था। एक महिला के रूप में उसे अपनी बहू के साथ एक स्वाभाविक जुड़ाव महसूस हुआ। दूसरा, कवे की खातिर घर से प्यार करना। उसका प्रिय दाऊ हुआ और सम्मानित सबसे बड़ा पोता दोनों उसकी बहू से पैदा हुए थे। इस प्रकार उसका हृदय स्वाभाविक रूप से अपनी बहू की ओर झुक गया। बुजुर्ग श्रीमती यान के गुस्से को महसूस करते हुए मैडम लिन और भी आश्वस्त हो गईं कि दाऊ हुआ ने दोपहर की घटना की सूचना दी थी। उन्होंने तुरंत कहा, यीशुआंग अभी भी युवा है और ग्रामीण इलाकों के व्यंजनों को बिल्कुल भी नहीं समझती है। उसने अनजाने में सबसे बड़ी मिस को नाराज कर दिया है और मैं उसे माफी मांगने के लिए यहाँ लाया हूँ। बुजुर्ग श्रीमती यान ने दाऊ हुआ की ओर रुख किया। दाऊ हुआ, वास्तव में क्या हुआ? बुढ़िया का हैरान चेहरा देखकर मैडम लिन आश्चर्यचकित रह गईं। उसने नहीं बताया। दाऊ हुआ ने मैडम लिन की ओर देखा, जो महत्वपूर्ण मुद्दे से बच रही थी, और घटनाओं को वैसे ही बताया जैसे वे सामने आई थीं। सुनने के बाद बड़ी श्रीमती यान का चेहरा तूफानी हो गया और उन्होंने मैडम लिन की ओर देखा। जिगाओ ने मुझसे कहा कि आप साक्षर और गुणी है, अच्छे चरित्र की प्रतिमान है। आपने जिस अच्छी बेटी को पाला है, उसे देखो, जिसने बूढ़ी औरत की आंखें खोल दी। वह खुद को कितना ऊंचा और विशेषाधिकार प्राप्त मानती है। आश्चर्य! अपनी माँ की उग्र अभिव्यक्ति को देखते हुए उसने तुरंत पूछा, माँ, क्या बात है? अध्याय 27, सन की 1। यान झिगाओ को देखकर मैडम यान ने ठिठुरते हुए कहा, अपना सिर घुमा लिया और उसकी ओर नहीं देखा। यान झिगाओ ने एक शर्मीली मुस्कान के लिए मजबूर किया और आंटी लिन और यान यीशुआंग की ओर देखा, जो जमीन पर घुटनों के बल बैठे थे।
आपने मैडम को इतना गुस्सा दिलाने के लिए वास्तव में क्या किया है? हालांकि वह डांट रहा था, लेकिन उसका लहजा बहुत कठोर नहीं था। आंटी लिन यान झिगाओ को बहुत अच्छी तरह से जानती थीं। उसकी बातें सुनकर वह समझ गई कि वह वास्तव में क्रोधित नहीं है, और उसने मोटे तौर पर स्थिति को समझाया। अंत में उसने बताया कि यान यीशुआंग सिर्फ एक बच्चा था जो बिना सोचे समझे बोलता था। विवरण सुनने के बाद यान झिगाओ ने वास्तव में इसे कोई गंभीर मामला नहीं माना। उन्होंने मुस्कुराते हुए मैडम यान से कहा, माँ, यीशुआंग काउंटी शहर में पली बड़ी है और स्वाभाविक रूप से ग्रामीण मामलों से परिचित नहीं है। जब उसने ये बातें कही तो यह जानबूझकर नहीं था। कृपया इसे दिल पर न ले। यह सुनकर दाओ हुआ, जो एक दर्शक की तरह देख रही थी, अचानक आश्चर्य और अविश्वास के साथ यान झिगाओ की ओर देखने लगी। क्या पिताजी यह कह रहे थे कि आज गलती उसी की है? तिल का ताल बनाकर पहाड़ बनाने से उनका क्या अभिप्राय था? क्या उसने सोचा कि वह वही थी जिसने इस मामले को दादी के ध्यान तक पहुंचाया था? अचानक दाओ हुआ की प्रशंसा की धुंधली भावना पूरी तरह से खत्म होने लगी थी। दाओ हुआ ने यान झिगाओ को चौड़ी आंखों से देखा, जिससे उसे कुछ असहज महसूस हुआ। आखिरकार उसके पास यह कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, बेशक यीशुआंग भी अपनी बड़ी बहन का अनादर करने और बिना संयम के बोलने के लिए दोषी है। यह कहने के बाद उसने यान यीशुआंग की ओर देखा और अपनी आंखों से उसे संकेत दिया, तुम किस लिए समय निकाल रही हो? यहाँ आओ और अभी अपनी सबसे बड़ी बहन से माफी मांगो। आंटी लिन ने अविचल यान यीशुआंग को धक्का दिया, जो तब अनिच्छा से खड़ी हुई और दाओ हुआ की ओर चली। सबसे बड़ी बहन, यीशुआंग अपनी गलती जानती है। उसने अपने सबसे बड़े बेटे की ओर देखा, जिसके चेहरे पर बादल छाए हुए थे, और दाओ हुआ को खींचने के लिए मजबूर महसूस कर रही थी। मैडम यान की नजर को देखते हुए दाओ हुआ को अचानक लगा कि यह सब काफी व्यर्थ है, और उदासीनता से उत्तर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही उसने बात पूरी की, कमरे में और बाहर मैडम ली और अन्य सभी ने राहत की सांस ली। मैडम यान के आने के बाद से यान परिवार हर शाम रात के खाने के लिए इकट्ठा होता था। आज शाम आंटी लिन द्वारा यान को लाने की घटना जैसे ही वे अपने दरवाजे से बाहर निकले, हर घर को यीशुआंग के माफी मांगने के बारे में पता चल गया। वे जल्दी ही इकट्ठे हो गए थे, यह देखने के लिए कि स्थिति कैसे सामने आती है। जैसे ही सभी ने सोचा कि मामला सुलझ गया है, दाओ हुआ यान झिगाओ के पास पहुंची और सिर झुकाकर कहा, पिताजी, आखिरकार यह मामला मेरे द्वारा भेजे गए भोजन के कारण उत्पन्न हुआ। भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए मैं अब और भोजन नहीं भेजूंगी। यान झिगाओ की अभिव्यक्ति उसके शब्दों पर स्तब्ध हो गई। वह कहने ही वाला था कि वह भोजन भेजना जारी रख सकती है, जब तक कि वह सामने के आंगन में नहीं जाती। उस दिन काउंटी गवर्नर कार्यालय में उनके सहयोगियों ने उनकी सबसे बड़ी बेटी द्वारा भेजे गए नूडल सूप की प्रशंसा करते हुए कहा था कि यह स्वादिष्ट था। यहाँ तक कि अलग थलग रहने वाले विद्वान जियो ने भी आज सामान्य से अधिक बात की, जो उनके लिए गर्व का एक बड़ा स्रोत था। दुर्भाग्य से दाओ हुआ ने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। इसके अलावा, पिता, मैं अपनी बहन और अन्य लोगों के विपरीत, जो अधिक सुसंस्कृत है, ग्रामीण इलाकों में पाली बड़ी हूँ। मैं जो कुछ कर सकती हूँ वह केवल देहाती लोगों के लिए जाना जाने वाला साधारण भोजन है, जो उच्च समाज के लिए शायद ही प्रस्तुत किया जा सके। लेकिन आप देखते हैं, पिता, मेरे पास कई अन्य शौक नहीं है। मुझे सिर्फ भोजन और पेय तैयार करने में आनंद आता है। आज की स्थिति की पुनरावृत्ति से बचने के लिए मैं अब अपना खाना दूसरों को नहीं सौंपूंगी। हालांकि, पिताजी, हमें इस पर पहले से ही सहमत होना चाहिए। यदि भविष्य में कोई आपसे शिकायत करता है कि उन्हें मेरे द्वारा बनाया गया खाना नहीं मिला, तो आप मुझे फिर से दोष नहीं दे सकते। दाओ हुआ ने शांति से कहा, लेकिन सुनने वाले शांत थे। अपनी सबसे बड़ी बेटी को उस पर एक और नजर डाले बिना दूर जाते हुए देखकर यान झिगाओ को गुस्सा और घुटन दोनों महसूस हुई। उन्होंने आज की बात नहीं कही थी। घटना उसकी गलती थी। ठीक है। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें अपनी सबसे छोटी बेटी पर कुछ अधिक प्यार हो सकता है। क्या उसने नहीं देखा कि उसकी माँ पहले ही उसे घुटनों के बल बैठने की सजा दे चुकी थी? आज की स्थिति कोई बड़ी बात नहीं थी। बीच में मध्यस्थता करते हुए उनके कुछ शब्द और बात खत्म हो जाती। उनकी सबसे बड़ी बेटी अनुचित रूप से जिद्दी थी, यह उसके लिए अप्रिय था। ऐसा लगता है कि इस सबसे बड़ी बेटी को उसकी माँ ने अपने स्वभाव के प्रति बहुत अधिक आकर्षित कर लिया था। उसने बमुश्किल एक बात कही थी और उसने कई बातों से जवाब दिया था। क्या एक अच्छे परिवार की महिला का व्यवहार ऐसा था? अब खुद को रोक पाने में असमर्थ, मैडम ली ने बाहर से पर्दा उठाया और अंदर चली गईं। उन्होंने अंदर के लोगों पर नजर डाली और मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। मैडम यान, भोजन तैयार है। हम अब खाना शुरू कर सकते हैं।
मैडम यान ने अपने सबसे बड़े बेटे की ओर देखा, जो नाराज दिख रहा था, और फिर अपनी पोती की ओर देखा जो चुप थी। उसने आंटी लिंग की ओर उदासीनता से देखा, जो जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी। मैंने सुना है कि अन्य परिवारों में रखैले भोजन के दौरान अपने स्वामियों की सेवा करती है। आज रात आंटी लिंग को हमारी सेवा करने दीजिए। इस कथन के साथ यान झिगाओ और अन्य जो अभी अभी आए थे, साथ ही दूसरे और तीसरे घर में, सभी के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। हालांकि आंटी लिन एक उपपत्नी थी, वह एक विद्वान की बेटी थी और उसने यान झिगाओ के लिए जुड़वां बच्चों को जन्म दिया था। इसके अलावा उसका भाई भी 3 साल पहले एक विद्वान बन गया था और यान झिगाओ का निजी सचिव बन गया था। यान निवास में किसी ने भी उसके साथ वास्तव में व्यवहार नहीं किया था। साधारण उपपत्नी, यहाँ तक कि मैडम ली को भी नहीं, जिन्हें कभी कभी अपने तीखेपन से बचना पड़ता था। आंटी लिन, जो जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी, ने अचानक अपना सिर उठाया और मंच पर मौजूद बूढ़ी महिला की ओर अविश्वसनीय रूप से देखा। बूढ़ी मैडम ने उसे सबसे बड़ी बेटी के लिए अपना गुस्सा निकालने के साधन के रूप में इस्तेमाल करने का इरादा किया था। क्या मैं, ग्रामीण इलाके की एक बूढ़ी महिला, आपकी सेवा के योग्य नहीं हूँ? बूढ़ी मैडम यान ने लिन की उपपत्नी को उदासीनता से देखा। लिन की उपपत्नी ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। बूढ़ी मैडम की सेवा करने में सक्षम होना इस उपपत्नी के लिए एक आशीर्वाद है। तभी बूढ़ी मैडम यान ने मैडम ली की ओर रुख किया। चलो खाना परोसा जाए। यान परिवार का उदय बहुत समय पहले नहीं हुआ था, इसलिए भोजन के दौरान बिना बात किए खाना और बिना बातचीत किए सोना जैसे सख्त नियम नहीं थे। अतीत में खाने की मेज खुशी और हंसी से भरी हुई थी, जिसका श्रेय दाओ हुआ और यान वेंकाई के मजाकिया मजाक और चुटकुलों को जाता है। लेकिन आज दाओ हुआ ने चुपचाप अपना सिर झुका रखा था, और यद्यपि यान वेंकाई कुछ हद तक उदास मूड को हल्का करने के लिए कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कोई भी उसके साथ शामिल नहीं हुआ। भोजन के दौरान बूढ़ी मैडम यान ने लिंग की उपपत्नी के लिए चीजों को मुश्किल नहीं बनाया, बल्कि उन्हें निर्देश दिया कि मेज पर मौजूद सभी लोगों के कटोरे में बर्तन डालकर उनकी मदद करें। लिंग की उपपत्नी इस काम पर शर्म से लाल हो गई। वयस्कों की सेवा करना एक बात थी, लेकिन युवा पीढ़ी की सेवा करना ऐसा था जैसे कि बूढ़ी मैडम वास्तव में उसे एक नौकर के रूप में मान रही हो। यान वेनबिन और यान यीशुआंग कुछ कहना चाहते थे, लेकिन लिंग की उपपत्नी ने उन्हें रोक दिया, जिन्होंने सावधानीपूर्वक लेकिन नाराजगी के साथ सभी की सेवा की। वह महसूस कर सकती थी कि मालिक की नज़र उस पर कई बार पड़ी थी। जितना अधिक बूढ़ी मैडम उसे दबाती, उतना ही अधिक मालिक उसके और उसके बेटे के प्रति सहानुभूति रखता। सबसे बड़ी बेटी, कृपया आनंद ले। दूसरों के सामने लिन की उपपत्नी ने चुपचाप व्यंजन जोड़े, लेकिन जब वह दाओ हुआ पहुंची तो बोली। यान झिगाओ ने भी देखा। इस प्रक्रिया में दाओ हुआ पर एक सार्थक नजर डाली, लेकिन दाओ हुआ ने ध्यान न देने का नाटक किया। वह जानती थी कि उसका सौतेला पिता उसे लिंग की उपपत्नी की ओर से बूढ़ी मैडम यान से मिन्नत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे ऐसा क्यों करना चाहिए? दाओ हुआ ने लिंग की उपपत्नी को उदासीन दृष्टि से देखा। आपने मेरे लिए जो चुना है वह मुझे पसंद नहीं है। इसे किसी और चीज के लिए बदल दे। सेवा करते समय लिंग की उपपत्नी के बोलने के दो संभावित इरादे थे। एक तो उपस्थित सभी लोगों को यह याद दिलाना था कि आज का कार्यक्रम उसकी वजह से हुआ, जिसके कारण सभी लोग अपने भोजन का ठीक से आनंद भी नहीं ले पाए। अन्य लोग शायद इसे गंभीरता से न ले, लेकिन क्या उसके सौतेले पिता को अपनी प्यारी उपपत्नी के साथ इस तरह का अपमान देखकर बुरा नहीं लगेगा? दूसरे को यह देखना था कि क्या वह दाओ हुआ को भड़का सकती है। यदि दाओ हुआ ने कठोर प्रतिक्रिया व्यक्त की, पीड़िता के रूप में लिंग की उपपत्नी और भी अधिक दयनीय दिखाई देगी। वास्तव में एक बार दाओ हुआ ने बात की तो मेज पर कई चेहरों पर अस्वीकृति दिखाई दी। लिंग की उपपत्नी भी आश्चर्यचकित होकर रुक गई। मैडम ली जैसे अन्य लोगों को उनके द्वारा चुनी गई डिश पसंद नहीं आई होगी, लेकिन वे बोलेंगे नहीं। लिंग की उपपत्नी को वास्तव में यह उम्मीद नहीं थी कि सबसे बड़ी बेटी ऐसे समय में बोलने के लिए पर्याप्त साहसी होगी। यान झिगाओ की उदास अभिव्यक्ति को देखकर लिंग की उपपत्नी ने तुरंत खुद को नम्र किया और कहा, ठीक है, मैं इसे तुरंत बड़ी बेटी के लिए बदल दूंगी। यह किस तरह का रवैया है? स्मैक! बूढ़ी मैडम यान ने अपनी चॉपस्टिक को मेज पर जबरदस्ती रख दिया। यान झिगाओ की ओर घूरते हुए कहा, और यह आपका रवैया कैसा है? मैं ही वह व्यक्ति थी जिसने आपकी प्रिय उपपत्नी को भोजन परोसने का निर्देश दिया था। यदि आपको कोई शिकायत है तो उन्हें मुझ पर निर्देशित करें। आप दाओ हुआ पर क्यों चिल्ला रहे हैं? यान झिगाओ को सिरदर्द महसूस हुआ। माँ! इस बार दाओ हुआ को वास्तव में उसके दिल में ठंडक महसूस हुई। उसे विश्वास नहीं हुआ कि यान झिगाओ यह देखने में विफल रहा कि लिंग की उपपत्नी उसे निशाना बना रही थी। फिर भी एक बेटी जो अभी 1 महीने से अधिक समय से उसके पास आई थी,
उसकी तुलना एक प्यारी उपपत्नी से नहीं की जा सकती थी जो लगभग एक दशक से उसके साथ थी, और बच्चों का एक समूह जो उसकी आंखों का तारा था। दाओ हुआ को अचानक अपनी नाक में खटास महसूस हुई। एक महीने से अधिक की कोमल गर्मजोशी के कारण उसने इसे पिता का प्यार समझने की भूल कर दी थी, लेकिन क्या यह वास्तव में था? शायद थोड़ा सा, हाँ। हालांकि पूर्व शर्त यह थी कि उसे पर्याप्त रूप से चतुर और समझदार होना था। अपने अन्य बच्चों के साथ किसी भी संघर्ष का मतलब था कि उसे फटकार लगाई जाएगी। अपराध और प्यार, आखिरकार, अलग अलग चीजें हैं। पूरी तरह से निराश महसूस करते हुए दाओ हुआ उठ खड़ी हुई, बूढ़ी मैडम यान को प्रणाम किया। दादी, मैंने भरपेट खाना खा लिया है। मैं अब जाना चाहूंगी। इसके साथ ही वह मुड़ी और चली गई। दाओ हुआ की आंखों में लाली देखकर बूढ़ी मैडम यान का दिल दुख गया और उसने अपने सबसे बड़े बेटे की ओर घूर कर देखा। यान झिगाओ, जो सख्त स्वभाव का था, ने भी अपने गुस्से पर काबू पा लिया। चांदनी से लिपटे गलियारे में दाओ हुआ की आकृति लंबी फैली हुई थी, जो कमजोर और अकेली दिखाई दे रही थी। अध्याय 28। मैडम को खो दो और सैनिकों को मोड़ दो। जैसे ही दाओ हुआ चला गया, खाने की मेज के आसपास का माहौल और भी निराशाजनक हो गया। मैडम यान बहुत देर तक चुप रही और फिर यान झिगाओ की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। दाओ हुआ बचपन से शायद ही कभी रोई हो। एक समय था जब वह अपने तीसरे पोते को दाऊजी को इकट्ठा करने में मदद कर रही थी और पहाड़ी पर गिर गई, जिससे उसका पैर उखड़ गया। क्योंकि उसे डर था कि तीसरे पोते का परिवार दोषी महसूस करेगा, उसने बिना आवाज किए दर्द सह लिया। फिर भी आज उसकी आंखें लाल हो गईं। यह सुनकर मैडम ली अब खुद को रोक नहीं पाईं और उनकी आंखों में आंसू छलकने लगे। वह, जो हमेशा शांति को महत्व देती थी और इसके पक्ष में झुकने को तैयार थी, उपपत्नी लिंग के प्रति नाराजगी रखने लगी। अगर यह उसके लिए नहीं होता, तो उसकी बेटी को ऐसी शिकायतें और डांट क्यों सहनी पड़ती? यान झिगाओ को भी असहज महसूस हुआ। वह अपनी सबसे बड़ी बेटी को डांटना नहीं चाहते थे, लेकिन अभी उसका व्यवहार वास्तव में अनुचित था। मैडम यान ने मैडम ली की ओर देखा। जाओ और देखो दाओ हुआ कैसा कर रहा है। वह लड़की जिद्दी है। उसे अच्छी तरह से सांत्वना दे और उसे चिंता न करने के लिए कहें। यह बूढ़ी औरत यहाँ हर चीज के लिए है। अगर यह परिवार हमें समायोजित नहीं कर सकता है, तो बूढ़ी औरत उसे हमारे गृहंगर वापस ले जाएगी। इन शब्दों को सुनकर यान झिगाओ और अन्य लोग तुरंत खड़े हो गए। यान झिगाओ असहाय लग रहा था। माँ, क्या है? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? भले ही हमें बाहर निकाल दिया जाए, हम निश्चित रूप से आपको बाहर नहीं कर सकते, मैडम यान ने ठंडे स्वर में कहा और उपपत्नी लिंग की ओर देखा, जो अदृश्य थी। इस बूढ़ी औरत ने आप सभी को भगाने की हिम्मत कैसे की? यह सुनकर उपपत्नी लिन ने तुरंत घुटने टेक दिए। बूढ़ी मैडम, मिस को नाराज करने की सारी गलती मेरी है। मैं तुरंत जाकर उनसे माफी मांगूंगी। कृपया नाराज न हो। स्मैक। इससे पहले कि उपपत्नी लिन अपनी बात पूरी कर पाती, मैडम यान ने कटोरे और चॉपस्टिक के एक सेट को जमीन पर पटक दिया और उसे गुस्से से घूरने लगी। यह अच्छी उपपत्नी है जिसे आपने ले लिया है। दाओ हुआ को इस कमरे से बाहर निकाल दिया गया है, फिर भी वह उस पर लांछन लगाना नहीं भूलती। मुझे पूछना चाहिए, पिछले महीने में दाओ हुआ ने आपकी प्यारी उपपत्नी के साथ इतना अन्याय कैसे किया कि वह इतनी निर्दयी हो गई? क्या आप वास्तव में इस बूढ़ी औरत को एक अंधी समझते हैं, जो कुछ भी नहीं समझती है, जो अपने पेट के अंदर होने वाली छेड़छाड़ से बेखबर है? मैडम यान वास्तव में गुस्से में थी। उसने यान झिगाओ की नाक की ओर इशारा किया और एक तीखा हमला बोला। यान झिगाओ ने तुरंत उपपत्नी लिंग को डांटा। यहाँ बोलने के लिए आपकी जगह कहाँ है? तुरंत बाहर निकल जाओ। उपपत्नी लिन तुरंत कांपते हुए पीछे हट गई और जब उसने बुढ़िया को फिर से बोलते हुए सुना तो वह लगभग दरवाजे से बाहर थी। आपकी यह प्यारी उपपत्नी, मैं अब उसकी पुत्रवत धर्मपरायणता को सह नहीं कर सकती। भविष्य में उसे मेरे सामने कम आने दो। हम उसे उत्तेजित नहीं कर सकते, लेकिन निश्चित रूप से हम उससे बच सकते हैं। उपपत्नी लिन का दिल डूब गया। नीचे उसने मिस के प्रति बूढ़ी मैडम के प्यार को कम आंका था। उसने सोचा कि वह इस घटना का उपयोग मास्टर को मिस को कम महत्व देने के लिए कर सकती है। अब मालिक को मिस से शिकायत तो थी, लेकिन उसने बूढ़ी मैडम को भी पूरी तरह नाराज कर दिया था। अगर उसे पता होता तो वह मिस को सब्जी परोसते समय चुप रहती। दाओ हुआ धीरे धीरे मुख्य घर की ओर चली। उसके पीछे पिंगटोंग थी, जो कुछ कहने के लिए उत्सुक लग रही थी लेकिन रुक गई। वास्तव में अतीत में वापस जा रही हूँ, दाओ हुआ ने अचानक व्यंग्य किया, अपना सिर उठाया और आंसुओं को वापस आने पर मजबूर कर दिया। उसके घटते कद के साथ उसका दिल भी सिकुड़ने लगा था। कभी कभी उसे सच में महसूस होता था कि वह एक बच्चे की तरह होती जा रही है।
जब कोई उस पर थोड़ी दया दिखाता था तो वह इसे आसानी से दिल पर ले लेती थी। पिछले महीने में यान जिगाओ ने उसकी कुछ देखभाल और चिंता दिखाई थी और उसने गलती से इसे पिता का प्यार समझ लिया, यह सोचकर कि उसके दिल में अभी भी कुछ वजन है। दुर्भाग्य से वास्तविकता ने उसे कठोर सबक सिखाया था। अपने पिछले जीवन में वह एक ऐसे परिवार में पली बड़ी थी जो बेटियों की तुलना में बेटों को अधिक महत्व देता था। उसे कभी भी अपने माता पिता से इतना प्यार नहीं मिला, इस हद तक कि उसे अपने अंतिम क्षणों में कोई पछतावा नहीं हुआ। इस जीवन में वह मैडम यान के इतनी करीब क्यों आ गई? क्योंकि उसने उसे सबसे निस्वार्थ प्यार की पेशकश की थी और परिवार की तीसरी शाखा के साथ उसे एक लंबे समय से खोई हुई रिश्तेदारी का अनुभव हुआ। लिनी काउंटी में पहुंचने के बाद वह इस बड़े परिवार में एकीकृत होने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी। दुर्भाग्य से मैडम ली और उसके चौथे के अलावा भाई यान वेंकाई यहाँ के लोग इतने सच्चे नहीं थे। इस दुनिया में कितनी सच्ची भावनाएं हो सकती है। लोगों को कभी भी खुद को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, अन्यथा वे बिना किसी कारण के खुद को परेशान कर रहे हैं। दाओ हुआ को अचानक सहजता महसूस हुई। वह चांदी की नहीं थी, इसलिए हर कोई उसे पसंद नहीं करेगा। उसके पास उसकी दादी, उसके तीसरे चाचा और चाची थे और अब उसकी अपनी माँ थी जो पूरे दिल से उसके बारे में सोचती थी। अपने भाइयों की संगति के कारण उसे वास्तव में और अधिक का लालच नहीं करना चाहिए। अध्याय 29। मैडम को खोए और सैनिकों को मोड़े दो, फिर रहने दो। अगर हम बात कर सकते हैं तो और बात करते हैं, यदि नहीं तो आइए एक दूसरे के अच्छे होने की कामना करें। पिंग टोंग ने दाओ हुआ के हल्के कदमों को देखा और राहत की सांस ली, लेकिन अफसोस की भावना भी महसूस की। आज की घटना एक सौहार्दपूर्ण और आनंदमय अवसर मानी जा रही थी। युवती ने पुत्रवत धर्मपरायणता दिखाई थी और गुरु को अन्य वयस्कों के बीच प्रसिद्धि मिली थी। लेकिन मैडम लिन और उनकी बेटी को बस हस्तक्षेप करना पड़ा। यह वास्तव में घृणित था। मैडम ने पहले महसूस किया था कि सबसे बड़ी युवा महिला मास्टर के लिए पर्याप्त गर्व नहीं थी। आज उसके लिए भोजन पहुंचाने की पहल करना आसान नहीं था, और फिर भी मैडम लिन और उसकी बेटी ने इतना हंगामा किया। भविष्य में सबसे बड़ी युवा महिला शायद दोबारा मालिक के करीब जाने की पहल नहीं करेगी। जैसे ही वह मुख्य प्रांगण के पास पहुंची, दाओ हुआ ने उसके पीछे कदमों की आहट सुनी। पीछे मुड़कर उसने मैडम ली को चिंतित भाव से उसकी ओर आते देखा। माँ, आप भी वापस क्यों आ गईं? मैडम ली दाओ हुआ की जांच करने के लिए आगे बढ़ी। यह देखकर कि उसका मूड काफी बेहतर हो गया है, उसने अंततः आराम किया। आपने रात के खाने के लिए बहुत कम खाया। मैंने किसी को आपके लिए कुछ मूंग के केक बनाने को कहा था। आओ, चलो अंदर चले और उन्हें खाए। उसने यह कहा जब वह दाओ हुआ को मुख्य आंगन में ले गई। एक बार जब माँ और बेटी मुख्य कमरे में प्रवेश कर गईं, तो एक नौकरानी मूंग के केक लेकर आई। दाओ हुआ ने एक उठाया, चखा और कहा, माँ, इन मूंग के केक का स्वाद मेरे जितना अच्छा नहीं है। अगली बार मैं आपके लिए आजमाने के लिए कुछ बनाऊंगी। मैडम ली मुस्कुराई। फिर, माँ इंतजार कर रही होगी। यह कहने के बाद उसने दाओ हुआ की अभिव्यक्ति को देखा और कहा, आज आपके पिता ने भी आपके नूडल सूप की प्रशंसा की। यह स्वादिष्ट था। ऐसा लगता है कि वह कल और अधिक चाहते हैं। दाओ हुआ ने उपहास किया। आज एक बार भोजन भेजने से पहले से ही सभी दुखी है। अगर मैं भेजती रही और आज जैसी और घटनाएं हुईं, तो कौन जानता है कि मैं परिवार में कितने लोगों को नाराज करूंगी। मैं अब इस तरह के कृतज्ञ कार्य नहीं करना चाहती। सिर्फ नूडल सूप ही नहीं, उसने उसे कोई अन्य स्नैक्स भेजने की भी योजना नहीं बनाई थी। या तो घटिया पिता। मैडम ली ने अपनी बेटी के फूले हुए गुस्से को देखा और मुस्कुराई। मूर्ख बच्ची, क्या तुम सच में अपने पिता से नाराज हो? दाओ हुआ ने मैडम ली की ओर देखा और गंभीरता से कहा, क्या मैं नाराज नहीं हो सकती? पिता मैडम लिन का पक्ष लेते हैं। वह उन्हें और यान यिशुआंग को दुखी महसूस करते हुए नहीं देख सकते, इसलिए उन्होंने शिकायत मुझ तक पहुंचा दी। क्या मुझे इसे स्वीकार करना चाहिए? यह सुनकर मैडम ली की अभिव्यक्ति रुक गई। बेटी को मालिक से शिकायत है। मैडम ली ने दाओ हुआ का हाथ मजबूती से पकड़ लिया और कहा, दाओ हुआ, तुम्हें याद रखना चाहिए कि वह तुम्हारे पिता है। हो सकता है कि तुम अपने पिता की बातों से असहमत हो, लेकिन तुम्हें उनकी बात आज्ञाकारी ढंग से सुननी चाहिए, समाज में खुद को स्थापित करने में सक्षम हो सके। दाओ हुआ चुपचाप सुनती रही और थोड़ी देर बाद उसने ऊपर देखा और कहा, माँ, चिंता मत करो। मुझे पता है कि मुझे भविष्य में अपने पिता का सामना कैसे करना चाहिए। यदि रिश्तेदारी की कोई बात नहीं है, तो चलिए केवल हितों की बात करते हैं। यान जिगाओ परिवार का मुखिया था। घर में लगभग हर चीज को उसकी स्वीकृति प्राप्त करनी पड़ती थी। भविष्य में एक सहज जीवन जीने के लिए वह मुस्कुराहट के साथ उसका स्वागत कर सकती है और समय समय पर उसकी उचित चापलूसी कर सकती है।
मैडम ली ने दाओ हुआ की ओर देखा और जानती थी कि उसके अंदर अभी भी गुस्सा है, लेकिन यह देखते हुए कि एक बच्चे का गुस्सा जल्दी आता है और चला जाता है, उसने और अधिक नहीं कहा। मैडम लिन के लिए इसे दिल पर मत लो। भले ही उसके पास एक पिता और भाई के लिए एक विद्वान है, एक उपपत्नी अभी भी एक उपपत्नी है और बहुत अधिक परेशानी नहीं पैदा कर सकती है। जैसे ही मैडम लिन का जिक्र आया, दाओ हुआ को थोड़ी उल्टी महसूस हुई। हालांकि वह अपने आगमन से पहले इस तरह की घरेलू लड़ाई के लिए तैयार थी, लेकिन व्यक्तिगत रूप से इसका अनुभव करने से उसे एहसास हुआ कि एक सीधे व्यक्ति के रूप में वह वास्तव में शुद्ध और निर्दोष होने का दिखावा करने वालों के लिए मुकाबला नहीं कर सकती थी। यहाँ तक कि अगर वह जवाब दे भी सके, तो इससे अनगिनत परेशानियां पैदा होंगी। मैं नजरों से ओझल हो जाना चाहती हूँ, दिमाग से दूर हो जाना चाहती हूँ, लेकिन वे बीच बीच में सामने आते रहते हैं, जो किसी को भी निराश करने के लिए पर्याप्त है। मैडम ली ने दाओ हुआ के सिर पर हाथ फेरा। माँ इसका ख्याल रखेंगी। मैं सुनिश्चित करूंगी कि वह अच्छा व्यवहार करे। दाओ हुआ ने मैडम ली की ओर देखा। उसके दिल में संदेह था। उसकी माँ, चाहे शक्ल सूरत में या फिगर में, मैडम लिन से कहीं बेहतर थी, लेकिन वह कुछ ज्यादा ही प्रतिष्ठित थी। जब बात शर्मीले और प्यारे अभिनय की आती थी, तो वह वास्तव में मैडम लिन को हरा नहीं पाती थी। और ऐसा लगता था कि पुरुषों को इस तरह की चीजें पसंद थीं। कम से कम उसके सस्ते पिता को वह प्रकार पसंद आया। सोंघे आंगन। मैडम यान के सो जाने के बाद यान झिगाओ और अन्य लोग चले गए। यान झिगाओ एक पल के लिए झिझके, लेकिन अंत में मुख्य प्रांगण की ओर चले गए। यह देखकर दूसरी और तीसरी शाखा के लोग अपने अपने कमरे में लौट आए। दूसरी शाखा। देखो आज मामला कैसे तूल पकड़ गया। यान जियुआ ने अपना सिर हिलाया। मुझे आज रात भर पेट खाना भी नहीं मिला। अध्याय 30। मैडम को खो दिया और तोड़ दिया। सैनिक 3। काउंटी मजिस्ट्रेट के रूप में यान जिगाओ के पद के बावजूद उनका आधिकारिक वेतन वास्तव में अधिक नहीं था। अपने सच्चे और ईमानदार स्वभाव के कारण उन्होंने कभी भी अतिरिक्त आय के लिए आम लोगों का शोषण नहीं किया, इसलिए उनका परिवार औसत परिवार से थोड़ा ही बेहतर जीवन यापन करता था। इसलिए भले ही वह रात को भूखा सो जाए, जब तक कि वह खुद इसके लिए भुगतान नहीं करता, वह रसोई में देर रात का नाश्ता तैयार करने के लिए नहीं कर सकता था। सन फैमिली को भी यह दुखद लगा। क्या यह सच नहीं है? यह ऐसा है जैसे अमर लड़ रहे हैं और छोटे शैतान पीड़ित है। मुझे लगता है कि बच्चों को भी पेट नहीं भर पाया है। बोलते समय उसने यान वेंजी और उसकी 2 बहनों की ओर देखा। आप बच्चे भी, हम वयस्क भी ज्यादा नहीं खा सकते हैं, लेकिन आपको पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं है। आपको और खाना चाहिए था। यान जियुआ ने अपने 3 बच्चों पर नजर डाली। वेंजी और यिल अधिक अनियंत्रित थे, केवल युहुआन को स्थिर माना जाता था। उन्होंने अचानक शोक व्यक्त किया। आखिरकार मुझे वास्तव में वेंजी को दादी के पालन पोषण के लिए हमारे पुराने घर में छोड़ देना चाहिए था। यह सुनकर यान वेनबिंग की आंखें तुरंत सदमे से चौड़ी हो गईं। वह निश्चित रूप से अपने पुराने गृहंगर में कष्ट नहीं सहना चाहता था। मैडम सन अप्रसन्न दिखीं। परिवार के मुखिया, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? उसका केवल एक ही बेटा था। बेशक वह उसे अपने पास रखना चाहती थी। यान जियुआ ने अपना सिर हिलाया। युवा लंबी है, लेकिन अनुभव छोटा है। दादी द्वारा उसका पालन पोषण करने में क्या हर्ज है? बस दाओ हुआ को देखो। उसका स्वभाव और चरित्र बिल्कुल दादी जैसा है, जब वह छोटी थी। हम्फ। जैसे ही वह बोला, यान जियुआ ने फिर से उपहास किया। वह लिन परिवार भी काफी मूर्ख है। दादी, एक विधवा, हम चारों भाई बहनों का पालन पोषण करने में सक्षम थीं। क्या वह सरल स्वभाव वाली हो सकती है? उसके सामने चालाकी करना डांटने के बराबर है। मैडम सन ने अपने होंठ सिकोड़कर कहा। एक महिला को मुख्य रूप से कोमल और शांत होना चाहिए। दाओ हुआ के लापरवाह व्यवहार में क्या अच्छा है? यह पुराना घर नहीं है। यान जियुआ ने इसके बारे में सोचा और महसूस किया कि वह सही थी, और उसने और कुछ नहीं कहा। तीसरा निवास। यान वेंताओ गुस्से में थे। दाओ हुआ को रुला दिया गया है। चाचा बहुत दूर चले गए हैं। थप्पड़। दाओ हुआ के बारे में उनकी शिक्षा स्वाभाविक है, और बाहरी लोगों को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। इस बारे में क्या ख्याल है? कल आप चुपचाप दाओ हुआ को बाहर बुला ले, और हम उसे थोड़ा आराम करने के लिए काउंटी शहर से बाहर ले जाएंगे। यह सुनकर यान वेंताओ ने तुरंत मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। दाओ हुआ निश्चित रूप से यह जानकर बहुत खुश होगी। वो परिवार कुछ चिंतित था। क्या यह ठीक है? यान झिकियांग ने उसे आश्वस्त किया। चिंता मत करो, मैं इसके बारे में अपने सबसे बड़े भाई से बात करूंगा। यह उन खेतों की जांच करने का एक अच्छा अवसर होता है, जिन्हें बड़ी भाभी ने हाल ही में खरीदा है। शुआंगक्सिन कोर्टयार्ड। माँ, पिताजी अभी तक नहीं आए हैं।
वह फिर मुख्य आंगन में गया होगा। यान यीशुआंग गेट पर खड़ा था, उस दरवाजे को देखकर निराश हो गया जो पहले ही बंद हो चुका था। आंटी लिन आगे बढ़ी और अपनी बेटी को घर में खींच लिया। कुछ सोचने के बाद उसने कहा, भविष्य में जब आपका सामना अपनी बड़ी बहन से होगा तो बेहतर होगा कि आप उसके रास्ते से दूर रहें। यान यीशुआंग अनिच्छुक था, लेकिन वह बड़ी बहन है और मैं छोटी बहन हूँ, क्या उसे मेरे लिए रास्ता नहीं बनाना चाहिए? आंटी लिन ने आह भरी, लेकिन वह वैद बेटी है और उसका समर्थन करने के लिए दादी है। यदि आप दादी के कदम रखते ही उनसे भिड़ जाते हैं, भले ही आपके पिता आपका पक्ष लेते हों, फिर भी आपको उनके साथ दंडित किया जाएगा। यान यीशुआंग ने रोते हुए कहा, मुझे दादी पसंद नहीं है। वह बूढ़ी मैडम जू की तरह ही अवांछनीय है। अच्छा होता अगर दादी हमेशा देहात में ही रहती। यह सुनकर आंटी लिन का चेहरा एकदम बदल गया और उन्होंने तुरंत यान यीशुआंग का मुंह बंद कर दिया और कड़ी चेतावनी दी, यीशुआंग, आप फिर कभी इस तरह से बात नहीं कर सकते। यदि तुम्हारे पिता ने यह सुन लिया तो हमारी माँ और बेटा हमारी स्थिति को बदलने के बारे में भूल सकते हैं। यान यीशुआंग ने आंटी लिन को कभी इतना सख्त और डर के मारे सिर हिलाते हुए नहीं देखा था। अपनी बेटी को डरा हुआ देखकर आंटी लिन ने यान यीशुआंग को कसकर गले लगाया, यह सब मेरी गलती है। अगर मैं तुम्हारे पिता की मुख्य पत्नी होती तो तुम्हें ऐसी शिकायतें नहीं झेलनी पड़ती। आंटी लिन को आंसू में देखकर यान यीशुआंग घबरा गया और तुरंत कहा, माँ, नाराज मत हो। मैं अब से अपनी बड़ी बहन से बहस नहीं करूंगी। मुख्य प्रांगण। जब यान जिगाओ वापस आया तो दाओहुआ पहले ही अपने कमरे में चली गई थी। अहम, क्या दाओहुआ सो गई है? मैडम ली मुस्कुराई और यान जिगाओ को अपना कोट उतारने में मदद करने के लिए आगे आई। सोने से पहले उसने यहाँ मूंग के कुछ टुकड़े खाए थे। यह माँ के साथ वहाँ कैसे चला गया? यान जिगाओ ने उत्तर दिया, वह भी सो रही है। मैडम ली ने यान जिगाओ की अभिव्यक्ति पर नजर डाली और यह देखकर कि यह बहुत बुरा नहीं था, मुस्कुराई और बोली, दाओहुआ आज खाना देने गई थी क्योंकि उसने मुझसे सुना था कि मास्टर इन दिनों बहुत व्यस्त और थके हुए हैं और वह मास्टर के प्रति सम्मान दिखाना चाहती थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इससे इतना हंगामा होगा। यान जिगाओ भी अब तक शांत हो चुके थे और उन्होंने कहा, मुझे पता है कि दाओहुआ का दिल संतानोचित है। अभी अभी मैंने यह उसकी भलाई के लिए भी किया। आखिरकार आंटी लिन एक बुजुर्ग है। अगर उसने आंटी लिन के साथ नौकरानी के बारे में आदेश देने जैसा व्यवहार किया तो यह अच्छी तरह से प्रतिबिंबित नहीं होगा। मैडम ली की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई, मैं पहले ही उसे इसके लिए डांट चुकी हूँ। लेकिन मालिक, आपको तैयार रहना होगा, आपकी बेटी का स्वभाव आपकी माँ जैसा ही है। अगर उसे धमकाया गया तो वह निश्चित तौर पर जवाब देगी। आपने पहले ही कहा है, आंटी लिन एक बुजुर्ग है, इसलिए उन्हें अधिक जिम्मेदारियां लेने दे और हमेशा दाओहुआ के आसपास न मंडराए। मैंने आज के मुद्दे के बारे में भी पूछताछ की है और दाओहुआ ने दादी को उनके भाई बहन के झगड़े के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया। यह आंटी लिन ही थीं जो तीसरी में से माफी मांगने के लिए उत्सुकता से चली गईं। इसके अलावा दाओहुआ काउंटी गवर्नर कार्यालय में थोड़े समय के लिए ही रहे हैं। आप उससे यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वह तुरंत सभी नियम और शिष्टाचार समझ लेगी, उसे धीरे धीरे सिखाने की जरूरत है। आप सहमत है ना? यान जिगाओ ने मैडम ली को एकटक घूर कर देखा और काफी आश्चर्यचकित दिखे। यह पहली बार था जब उनकी आमतौर पर सौम्य और विचारशील पत्नी ने उनसे इतनी दृढ़ता से बात की थी और उन्हें एक भी शब्द बोलने का मौका नहीं मिला। अध्याय 31, बाहर जाना 1। अगली सुबह उठकर खुद को तरोताजा करने के बाद यान जिगाओ ओल्ड लेडी यान को सम्मान देने के लिए सोंघे कोर्टयार्ड में गए। जैसे ही उसने आंगन में कदम रखा, उसे बुढ़िया के कमरे से हंसी की आवाज सुनाई दी। ध्यान से सुनने पर ऐसा लगा कि यह सबसे बड़ी बेटी की आवाज है। यान जिगाओ ने मुख्य हॉल में प्रवेश किया, जहां दादी सुन ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। क्या बुढ़िया को कल रात अच्छा आराम मिला? दादी सुन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। कल रात बुढ़िया कुछ हद तक सांस लेने में तकलीफ महसूस कर रही थी और सो जाने से पहले काफी देर तक बिस्तर पर करवटें बदलती रही। आज सुबह उसकी हालत बहुत अच्छी नहीं थी। यह देखकर कि यान जिगाओ चिंतित दिख रही थी, उसने जल्दी से कहा, सौभाग्य से सबसे बड़ी बेटी सुबह सबसे पहले आई और उसने बुढ़िया के साथ कुछ देर तक मजाक किया। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, उसकी आत्माओं में पहले से काफी सुधार हुआ है। यान जिगाओ की अभिव्यक्ति में काफी सुधार हुआ है, लेकिन वह अभी भी थोड़ा चिंतित था। माँ की तबीयत ठीक नहीं है। दादी सुन, आपको अधिक ध्यान देना चाहिए। अगर कुछ भी गलत लगता है तो जाओ और तुरंत डॉक्टर को बुलाओ। दादी सुन मुस्कुराई, महाराज, आपको वास्तव में इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब बुढ़िया पैतृक घर में थी तो उसे कई वर्षों में डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी।
जब तक सबसे बड़ी बेटी उसके साथ रहती है, बातें करती है और हंसती है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि यह हमरों को बुलाने की तुलना में अधिक प्रभावी है। यह सुनकर यान जिगाओ का चेहरा कुछ असहज हो गया। पैतृक घर में बुढ़िया को डॉक्टर की जरूरत नहीं थी, लेकिन एक बार जब वह उसके यहाँ आई तो उसने डॉक्टर की जरूरत के बारे में उपद्रव करना शुरू कर दिया। यह वास्तव में उनकी पितृभक्ति की कमी को दर्शाता है। दादी सुन ने यान झिगाओ के चेहरे की ओर देखा और वास्तव में उसके दिल में आश्चर्य हुआ। क्या दाओ हुआ जैसी जीवंत और उज्ज्वल लड़की नहीं थी जो किसी भी कमरे में प्रवेश कर सकती थी। वह शुआंगक्सिंग कोर्टयार्ड की कमजोर तीसरी बेटी की तुलना में अधिक प्रसन्न थी, जिसे ऐसा लगता था कि वह किसी के बहुत जोर से बोलने से डर सकती है। कल एक उपपत्नी के लिए स्वामी ने सार्वजनिक रूप से दाओ हुआ को डांटा था। किनारे से देखते हुए वह भी बेहद चिंतित महसूस कर रही थी। इसलिए जो शब्द उसने अभी अभी बोले थे वे जानबूझकर उसे सुनने के लिए लक्षित थे। इस समय बूढ़ी औरत यान अंदर के कमरे से बाहर चली गई और दाओ हुआ उसका समर्थन कर रही थी। वह मुस्कुरा रही थी और मिलनसार थी। यान झिगाओ तुरंत खड़ा हो गया। यान झिगाओ को देखकर दाओ हुआ की मुस्कान कम नहीं हुई और उसने जोर से उसका अभिवादन किया। पिताजी, सुप्रभात। अपनी बड़ी बेटी को देखकर जिसका चेहरा मुस्कुराहट से खिल रहा था, यान झिगाओ भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। हम्फ। ओल्ड लेडी यान के चेहरे पर मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई क्योंकि उसने उदासीनता से उसकी ओर देखा। आप यहाँ हैं? यान झिगाओ ने तुरंत आगे बढ़कर उनका उचित स्वागत किया। आपका बेटा उन्हें सम्मान देता है, माँ। क्या आप ठीक महसूस कर रही है? बूढ़ी महिला यान ने चिढ़कर कहा। यदि आप मुझे परेशान करने नहीं आते हैं तो मैं स्वाभाविक रूप से ठीक हूँ, यान झिगाओ ने संकोचपूर्वक कहा। बेटा माँ को परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। बूढ़ी महिला यान ने ठंडे स्वर में कहा। आप हिम्मत नहीं कर सकते, लेकिन दूसरे करते हैं। किनारे पर खड़े होकर दाओ हुआ ने देखा कि बूढ़ी महिला यान कल का मुद्दा फिर से उठाने वाली थी और उसने तुरंत हस्तक्षेप किया। दादी, दाओ हुआ भूखा है। क्या आपने अभी नहीं कहा था कि यह खाने का समय है? तुम बुढ़िया। बूढ़ी औरत यान, चूंकि हर कोई यहाँ है, चलो चले। यह देखकर कि बुढ़िया कल से इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दे रही थी, यान झिगाओ ने बड़ी राहत की सांस ली। बड़ी बेटी को देखकर जो मुस्कुरा रही थी और बुढ़िया को हॉल में ले जाने में मदद कर रही थी, उसे अचानक थोड़ा दोषी महसूस हुआ। कल वह बहुत कठोर था। ऐसा लगा कि भविष्य में उन्हें अपने दृष्टिकोण के प्रति अधिक सचेत रहने की आवश्यकता है। मैडम सही थीं। बड़ी बेटी अभी अभी आई थी और अभी भी नियम शिष्टाचार से अपरिचित थी। उन्हें इसे धीरे धीरे लेने की जरूरत थी। हॉल में दूसरी और तीसरी शाखा के सभी जूनियर सहित लोग आ चुके थे। यान वेंकाई ने दाओ हुआ को प्रसन्न चेहरे के साथ देखा और तुरंत बूढ़ी महिला यान की दूसरी बाह को सहारा देने के लिए मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ गया। दादी, आप आखिरकार आ गईं। मैं इतना भूखा था कि मेरा पेट मेरी पीठ से चिपक गया था। कुछ चुटकुलों का आदान प्रदान हुआ। दाओ हुआ दूसरों को सम्मान देने के लिए, जगह बनाने के लिए अलग हट गया। वेंटाओ ने अन्य पोते पोतियों की तरह बूढ़ी महिला के आसपास भीड़ नहीं लगाई, बल्कि दाओ हुआ के पास गया और धीरे से पूछा। दाओ हुआ, क्या आप ठीक है? दाओ हुआ ने मुस्कुराते हुए देखा। तीसरे भाई, मेरे साथ क्या गलत हो सकता है? वेंताओ, मैंने कल देखा कि तुम्हारी आंखें लाल थीं। दाओ हुआ को इससे शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने जिद्दी होकर अपने गाल फुलाए और दावा किया। वह मेरी आंखों में बस कुछ रेत थी। यान वेंताओ ने दाओ हुआ पर नजर डाली और उसकी गोल चमकदार खूबानी आंखों के नीचे आत्मसमर्पण कर दिया। आप जो भी कहते हैं वह होता है। रोना कोई शर्म की बात नहीं है, और क्या मैं कभी आपको तुच्छ समझ सकता हूँ? ओह! दाओ हुआ ने यान वेंताओ की कमर पर चुटकी ली और उसे जोर से मरोड़ दिया। आप इसे अपने दिल में जानते हैं, तो इसे जोर से क्यों कहें? आप मुझसे कहीं अधिक बार रो चुके हैं, फिर भी मैंने आपके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है। तभी दाओ हुआ ने जाने दिया और यान वेंताओ के मुड़े हुए चेहरे को देखकर वह तुरंत हंसने लगी। दाओ हुआ को हंसते हुए देखकर यान वेंताओ को आराम मिला, लेकिन साथ ही वह व्यथित महसूस कर रहा था। मैं तुम्हें तसल्ली देने आया था और तुम मुझे चिकोटी काट रहे हो। यह बहुत अच्छा नहीं है। दाओ हुआ ने अपना सिर उठाया। ठीक है, तुम्हें मुझे नहीं छेड़ना चाहिए था। तुम दोनों यहाँ किस बारे में बात कर रहे हो? मजाक जैसा लगता है। जैसे ही यान वेंकाई ने दाओ हुआ और यान वेंताओ को एक साथ फुसफुसाते हुए देखा, वह तुरंत करीब आ गया। दाओ हुआ ने कहा, हम उस समय के बारे में बात कर रहे थे जब तीसरा भाई बच्चा था और तीसरे अंकल ने उसे डांटा था। वह अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर रो रहा था। यान वेंताओ की आंखें एक पल में चौड़ी हो गईं। दाओ हुआ, आप इस तरह बकवास कैसे कर सकते हैं?
यान वेनकाई ने तुरंत बातचीत संभाली और यान वेनताओ की ओर निराशाजनक दृष्टि से देखा। तीसरे भाई, एक आदमी को 2-4 बार झेलने में सक्षम होना चाहिए। आप अब भी कैसे रो सकते हैं? यान वेनताओ ने बड़बड़ाते हुए कहा, यह तब था जब मैं छोटा था, जब मैं छोटा था। यहाँ तक कि जब यह तब था, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। दाओ हुआ और उसके भाई बहनों को एक साथ हंसते और खुशी से बात करते देखकर बूढ़ी मैडम यान के मूड में काफी सुधार हुआ। बाद में सभी ने अपनी सीटें ले लीं। एक दिन पहले की उदासी भरी खामोशी की तुलना में आज की खाने की मेज पर अपनी सामान्य रौनक लौट आई। यह देखकर कि बूढ़ी मैडम यान ने दलिया के 2 कटोरे खा लिए थे, यान जिगाओ अंतः मन की शांति के साथ सामने के आंगन के लिए रवाना हो सकी। नाश्ते के बाद हर कोई अपने अलग अलग रास्ते चला गया। कुछ स्कूल गए, कुछ काम करने गए। दाओ हुआ को बूढ़ी मैडम यान ने वापस रख लिया था। मैंने तुम्हारे माता पिता से इस बारे में चर्चा की है। आप यहाँ कुछ समय से हैं और अब तक आप इस जगह से परिचित हो चुके हैं। परसों आप सुई के काम के साथ साथ मास्टर किन से पढ़ना और लिखना सीखने के लिए युवान और अन्य लोगों के साथ शामिल होंगे। दाओ हुआ ने विरोध नहीं किया और सिर हिलाया। दादी, मैं कड़ी मेहनत से अध्ययन करूंगा। यह देखकर बूढ़ी मैडम यान संतोषपूर्वक मुस्कुराईं। ओह, और आज आपके तीसरे चाचा उन खेतों की जांच करने जा रहे हैं जो आपकी माँ ने काउंटी शहर के बाहर हासिल किए हैं। हम इतने लंबे समय से यहाँ हैं और अभी तक शहर नहीं छोड़ा है, तो चलिए आज बाहर घूमने चलते हैं। इन शब्दों पर दाओ हुआ खुशी से उछल पड़ा। दादी, क्या आप गंभीर हैं? बूढ़ी मैडम यान ने अप्रसन्न होने का नाटक किया। तुम्हें देखो, तुम फिर से पागल हो रहे हो। अब आप काउंटी मजिस्ट्रेट के परिवार की युवा मिस है और आपको हमेशा अपने व्यवहार के प्रति सचेत रहना चाहिए। दाओ हुआ तुरंत सीधी खड़ी हो गई और छोटे कदमों से चलते हुए और कूल्हों को हिलाते हुए अपने रूमाल को सहलाते हुए कमरे के चारों ओर घूमी। दादी, क्या यह ठीक है? कमरे में बूढ़ी मैडम यान और नानी दोनों उसकी हरकतों पर हंसने से खुद को नहीं रोक सकीं। अभी इसे बंद करो, बदमाश। आपने यह किससे सीखा? काउंटी गवर्नर कार्यालय के पिछवाड़े के प्रवेश द्वार पर जब दाओ हुआ बूढ़ी मैडम यान की मदद के लिए आगे बढ़ी, तो उसने पाया कि मैडम ली भी वहां थीं। माँ, क्या आप भी जा रही है? मैडम ली मुस्कुराते हुए पास आईं और बूढ़ी मैडम यान का हाथ पकड़ लिया। क्या आप मेरा स्वागत नहीं करेंगे? दाओ हुआ ने तुरंत अपना सिर हिलाया। मैं कैसे नहीं कर सकती? बूढ़ी मैडम यान हंसी। चलो, हमें जल्दी लौटना चाहिए और शुआंगक्सिन कोर्टयार्ड के मामलों में देरी नहीं करनी चाहिए। मैडम ली, माँ, निश्चिंत रहें, आपकी बहू ने सब कुछ व्यवस्थित कर दिया है। कोई समस्या नहीं होगी। जल्द ही 2 गाड़ियां काउंटी गवर्नर कार्यालय की पिछली सड़क से निकल गईं। अध्याय 32। जुआंगजी। यान परिवार की गाड़ी शहर में ज्यादा देर रुके बिना सीधे लिने काउंटी के बाहरी इलाके की ओर चली गई। काउंटी शहर बहुत बड़ा नहीं था, नहीं इसे समृद्ध माना जा सकता था। इस दौरान यान वेनकाई के नेतृत्व में दाओ हुआ ने पहले ही काउंटी का अच्छी तरह से पता लगा लिया था, इसलिए सड़क पर उसका व्यवहार काफी अच्छा था। हालांकि एक बार जब वे शहर के गेट से बाहर निकल गए, तो दाओ हुआ गाड़ी का पर्दा उठाने के लिए इंतजार नहीं कर सका और उत्सुकता से बाहर के दृश्यों को देख रहा था। अब अक्टूबर का अंत था और मौसम बहुत ठंडा हो गया था। जैसे ही पर्दा उठाया गया, ठंडी हवा गाड़ी में चली गई। मैडम ली चिंतित थीं कि बूढ़ी मैडम यान और दाओ हुआ को सर्दी लग सकती है। उन्होंने तुरंत कहा, दाओ हुआ, पर्दा नीचे कर दो, सावधान रहो कि ठंड न लगे। दाओ हुआ ने अभी भी लालसा की भावना के साथ आज्ञाकारी रूप से पर्दा नीचे कर दिया। आखिरकार प्राचीन समय में बीमार होना अब जैसा नहीं था, जहाँ कुछ सर्दी की दवाएं आपको ठीक कर सकती थीं। हालांकि बाहर के दृश्यों को देखे बिना गाड़ी में बैठना बेहद उबाऊ था, इसलिए दाओ हुआ को समय बिताने के लिए छोटी छोटी बातें करनी पड़ी। माँ, क्या लिनी काउंटी में बर्फबारी हो रही है? मैडम ली मुस्कुराई और सिर हिलाया। ऐसा होता है। पिछले वर्षों में जैसे ही हम नवंबर में प्रवेश करते हैं, हल्की बर्फबारी शुरू हो जाती है और दिसंबर तक भारी बर्फबारी हो सकती है। यह सुनकर दाओ हुआ फिर से उत्साहित हो गई। यह बहुत अच्छा है। मैंने पहले कभी भारी बर्फबारी नहीं देखी। अगर भारी बर्फबारी होती है, तुम थर्ड ब्रदर और फोर्थ ब्रदर के साथ स्नोबॉल लड़ाई भी कर सकता हूँ। यान फैमिली एक का गांव दक्षिण में था और सर्दियों में अगर बर्फबारी भी होती, तो जैसे ही वह जमीन को छूती, तुरंत पिघल जाती। वह काफी समय से प्राचीन काल में थी और अभी तक उसे स्नोमैन बनाने का मौका नहीं मिला था। हालांकि मैडम ली ने अपना सिर हिलाया। दूसरी ओर, मुझे उम्मीद है कि इस साल भारी बर्फबारी नहीं होगी। दाओ हुआ को ले जाया गया।
पीछे मुड़कर देखा और देखा कि मैडम ली और बूढ़ी मैडम यान दोनों कुछ गंभीर लग रही थीं। बूढ़ी मैडम यान ने आह भरी, अगर भारी बर्फबारी हुई तो आम लोगों के लिए और भी कठिन समय होगा, और उन बेघर शरणार्थियों के लिए। कौन जानता है कि कठोर सर्दियों में कितने लोग मरेंगे। दाओहुआ चुप हो गई। उसने पहले केवल खेलने के बारे में सोचा था और भूल गई थी कि यहाँ गर्म रखने के तरीके अभी भी बहुत प्राचीन और पिछड़े थे। सर्दियों में, विशेष रूप से भारी बर्फबारी के दौरान, कई लोग मर जाते थे। पिता ने बताया कि शरणार्थियों को कैसे बसाया जा रहा है। मैडम ली ने सिर हिलाया। शरणार्थियों का पुनर्वास कोई आसान काम नहीं है, और अब जब सर्दी आ गई है तो यह और भी कठिन हो गया है। दाओहुआ को गहराई से डूबते हुए देखकर बूढ़ी मैडम यान मुस्कुराई और बोली, ठीक है, ऐसे मामले आपके जैसे बच्चे के लिए चिंता करने योग्य नहीं है। आपके पिता उन्हें अच्छी तरह से संभाल लेंगे। दाओहुआ ने सिर हिलाया, आगे नहीं पूछा, लेकिन ताजी हवा लेने के लिए उसे जो उत्साह महसूस हुआ वह गायब हो गया था, खासकर गाड़ी के बाहर उन शरणार्थियों को देखने के बाद जो अपने पतले कपड़ों में काउंटी शहर की ओर जा रहे थे। इतने सारे शरणार्थियों के काउंटी शहर में आने के बाद क्या पिता उन सभी को बसाने का प्रबंधन कर सकते हैं? मैडम ली ने उत्तर दिया, लिनी काउंटी अभी भी ठीक है। इसका स्थान काफी दुर्गम है, इसलिए कई शरणार्थी यहाँ नहीं आ सकते। ठंडी हवा में कांपते शरणार्थियों को देखकर दाओहुआ ने आह भरी। जीवित रहना वास्तव में आसान नहीं है। जैसे ही उसने कुछ कहा, बूढ़ी मैडम या ने दाओहुआ के माथे पर थपथपाया। आप कितने साल के हैं जो इस तरह से आहे भर रहे हैं? जब तक वयस्क यहाँ है, आकाश नहीं गिरेगा। एक बच्चे के रूप में आपको जाना चाहिए और वह करना चाहिए जो आपको करने की आवश्यकता है। दाओहुआ बूढ़ी मैडम यान के पास आ गया, उसकी बाह पकड़ ली और उसके होंठ भींच लिए और कुछ नहीं कहा। विचार करने पर उसे एहसास हुआ कि उसने इस जीवन में काफी अच्छा किया है। कम से कम उसके पिता एक आधिकारिक पद पर थे और उनकी कुछ सामाजिक प्रतिष्ठा थी। यदि वह सबसे निचले वर्ग के लोगों में पैदा हुई होती, यहाँ तक कि अपने स्थान के साथ भी, तो जीवन बहुत आरामदायक नहीं होता। वह अच्छी तरह से जानती थी कि प्राचीन समय में यदि आपके पास पर्याप्त स्थिति नहीं थी, भले ही आपने पैसा कमाया हो, तो यह सुरक्षित नहीं रह सकता था। गाड़ी आधे घंटे से अधिक समय तक हिलती डुलती रही और अंततः मैडम ली द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र में पहुंची। क्या यह एक जागीर है? पूछा। जमीन कितनी बड़ी है? मैडम ली ने उत्तर दिया, यह लगभग 500 एकड़ है। यह सुनकर बूढ़ी मैडम यानी मैडम ली का हाथ थपथपाया और कहा, आपने अपना दहेज फिर से इस्तेमाल कर लिया है। वह अच्छी तरह जानती थी कि उसके बड़े बेटे का वेतन कितना है। पूरे परिवार का भरण पोषण करना काफी कठिन था, तो उसे संपत्ति खरीदने के लिए अतिरिक्त पैसे कहाँ से मिल सकते थे? बिना किसी संदेह के यह संपत्ति मैडम ली के दहेज से खरीदी गई होगी। मैडम ली मुस्कुराई। चांदी इधर उधर पड़ी रहने से कोई फायदा नहीं होता, इसे परिवार की संपत्ति में जोड़ने के लिए उपयोग करना बेहतर है। मेरा ऐसा करना निजी कारणों से भी है। मैं देख रहा हूं कि वेंशियू और वेन कई बड़े हो रहे हैं, और जब उनकी शादी का समय आएगा तो दुल्हन की कीमत एक बड़ा खर्च होगी। दाओहुआ भी साल दर साल बड़ा हो रहा है। अब उसके दहेज की तैयारी का समय आ गया है। इस समय यान जिकियांग वेंताओ के साथ पहुंचे। मैडम ली फिर से हंसी और पिता और पुत्र से कहा, मैंने लंबे समय से सुना है कि हमारा तीसरा भाई खेती की गतिविधियों में उत्कृष्ट है। हर साल हमारा परिवार अन्य लोगों की तुलना में अधिक अनाज उपजाता है। इस बार मेरे पास आपके परिवार को अपना गृहंगर छोड़ने और यहाँ आने के लिए कहने का साहस था, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि तीसरा भाई इस संपत्ति को अच्छी तरह से प्रबंधित करने में मदद कर सकता है, जिससे हमारे परिवार की आय बढ़ जाएगी। यान झिकियांग आश्चर्यचकित रह गया। भाभी, क्या आप कह रही है कि मुझे इस पूरी संपत्ति का प्रबंधन करना है? मैडम ली ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मुझे उम्मीद है कि तीसरा भाई कुछ प्रयास करेगा। यान झिकियांग झिझके। उन्हें वास्तव में खेती करने का शौक था। उन्होंने अपने गृहंगर में 200 एकड़ भूमि का प्रबंधन किया, लेकिन समस्या यह थी कि घर पर वह इसे संभालने वाला अकेला था। उसे यह करना था, लेकिन यहाँ वह अकेला नहीं था। मैडम ली ने कहा, क्या बात है तीसरे भाई, यदि आपको कोई चिंता है तो बस कहो, हम उन्हें एक साथ हल करेंगे। यान जिकियांग ने बूढ़ी मैडम यान की ओर देखा कि वह कुछ भी प्रबंधित करने में रुचि नहीं ले रही थी और बोलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। भाभी, अगर मैं संपत्ति का प्रबंधन करता हूँ तो दूसरा भाई क्या करेगा? वह अपने दूसरे भाई को बहुत अच्छी तरह से जानता था। वह व्यक्ति बहुत प्रतिस्पर्धी था। अगर उन्हें पता चला कि उनके आगमन पर यान जिकियांग ने अपना कार्यभार संभाल लिया है, तो भविष्य में निश्चित रूप से संघर्ष होगा। यह सुनकर मैडम ली मुस्कुराई। तो आप इस बारे में चिंतित हैं? निश्चिंत रहें, दूसरा भाई संपत्ति का प्रबंधन करने के लिए उपयुक्त नहीं है।
बूढ़ी मैडम यान और यान जिकियांग के चेहरों पर आश्चर्यचकित भाव देखकर वह आगे बढ़ गई। जब से दूसरे चाचा ने ससुर का अनुसरण करना शुरू किया, वह खेती में शामिल नहीं हुए और संभवतः कृषि मामलों से भी संपर्क से बाहर हो गए, उन्होंने समझाया। बूढ़ी मैडम यान ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, दूसरा बेटा इतने सालों से आपके साथ क्या कर रहा है? मैडम ली ने अपनी मुस्कान बनाए रखी, दोस्तों के साथ मेलजोल बढ़ाना, जानकारी इकट्ठा करना वगैरह। बूढ़ी मैडम यान ने आगे नहीं पूछा, हालांकि उसकी अभिव्यक्ति बहुत प्रसन्न नहीं थी। सबसे बड़ी बहू ने कूटनीतिक तरीके से बात की, लेकिन बूढ़ी मैडम यान को अपने दूसरे बेटे के चरित्र का पता था, जिसका मतलब था कि उसने बड़े बेटे का अनुसरण करते हुए पिछले कुछ वर्षों में कोई महत्वपूर्ण काम नहीं किया था। जब वयस्क मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे, वेंटाओ दाओ हुआ को संपत्ति के चारों ओर ले जा रहा था। संपत्ति पर कमजोर और दुबले-पतले किराएदार किसानों को देखकर दाओ हुआ, जो शुरू में उत्साहित था, ने अचानक रुचि खो दी। वेंटाओ ने हंसते हुए उसे आश्वस्त किया, यह ठीक है, हम अब यहाँ है, ऐना। आपके द्वारा विकसित की गई अनाज की किस्मों के साथ अगले साल तक उनके पास पर्याप्त भोजन और कपड़े होंगे, दाओ हुआ ने उत्तर दिया। लेकिन अभी भी बहुत से लोग हैं जो ऐसा नहीं करते हैं। पर्याप्त भोजन या कपड़े हो? वेंताओ एक पल के लिए चुप हो गए। अचानक उन्हें वह समय याद आ गया जब उन्होंने खुद को शरणार्थियों के रूप में प्रच्छन्न किया था। अपना सिर खुजलाते हुए वह मुस्कुराया और कहा, यह भी कोई समस्या नहीं है। हमारे चाचा काउंटी मजिस्ट्रेट है, इसलिए संपत्ति पर फसल के बाद वह पूरे काउंटी में हमारे अनाज की किस्मों को बढ़ावा दे सकते हैं। यह सुनकर दाओ हुआ की आंखें चमक उठीं। ठीक है, मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा? वेंताओ, तुम बहुत स्मार्ट हो। वेंताओ ने प्रशंसा पर गर्व से अपना सीना फुला लिया। दाओ हुआ ने आगे कहा, लेकिन मेरे पिता की आधिकारिक स्थिति अभी भी बहुत कम है। यह बेहतर होता यदि यह अधिक होती। फिर भी वह मुस्कुराई और सिर हिलाया।